हेलो फ्रेंड्स। आज हम मॉडर्न इंडिया सॉरी मॉडर्न इंडिया का स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री में एक नया टॉपिक मॉडर्न इंडिया। तो जो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत है इंडियन हिस्ट्री में, वो एक्चुअली 1707 से शुरू होती है, यानी 1707। क्यों? क्योंकि उस ईयर डेथ होता है औरंगजेब का। ठीक है, औरंगजेब। और इसी के साथ द ग्रेट मुगल लेगेसी खत्म हो जाती है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर कि औरंगजेब के से ही क्यों? देखिए, ये इसलिए क्योंकि भले ही पोर्चुगीज भारत में 1498 में ही आ गए थे। ठीक है। कालीकट पे कौन आता है? वास्को ड गामा। तो वास्को ड गामा कालीकट में 1498 में आता है। उसके बाद तो वो बहुत सारा चीज कैप्चर करते हैं, और उसके बाद 16 सेंचुरी के एंड के बाद 17 सेंचुरी में फिर डच आते हैं, फ्रेंच बाद में आते हैं, पहले फिर इंग्लिश मैन आते हैं। उस तरह से पूरा यूरोपियन का सिलसिला चलते रहता है। वो वेल विद इन प्रेजेंट है। ठीक है। आपको पढ़ाया था मैंने कि अकबर के कोर्ट में कैसे बुलाए जाते हैं आपके, मतलब पोर्चुगीज को। ठीक है ना? तो वो सब चीजें तो ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर सही मायनों में जो स्टैब्लिश्ड फैक्ट शुरू होता है इंडियन हिस्ट्री में, वो है 1707, यानी 1707। 1707 में डेथ ऑफ औरंगजेब होता है, और उसके साथ जो पुरानी परंपरा है, वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। वॉर ऑफ सक्सेशन जो है शुरू हो जाता है। वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू होने से क्या होता है कि औरंगजेब के एक्चुअली पहले तो 5 बेटे थे, लेकिन उसमें दो का डेथ पहले ही हो जाता है। जिसमें एक थे मिर्जा अकबर, एमए से डिनोट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मिर्जा अकबर। अगर आपने संभाजी वाली फिल्म देखी होगी छावा, तो उसमें उसका काफी रोल है। तो मिर्जा अकबर जो है ईरान चले जाते हैं, मतलब उस समय के पर्सिया। और वहां पे औरंगजेब के डेथ के एक ईयर पहले, यानी 1706 में ही उनका डेथ हो जाता है। ठीक है। एक और बेटे थे सुल्तान। सुल्तान फिल्म से मत कनेक्ट करिएगा, लेकिन एक बेटे थे सुल्तान। उनको औरंगजेब ने कैद करवा दिया था पहले ग्वालियर जेल। तो ग्वालियर जेल जो है ना, काफी कुख्यात था पहले, मतलब मतलब रॉयल या फिर किसी स्पेशल आदमी को जेल डालने के लिए, जैसे हमारे यहाँ बाद में काला पानी की सजा हुई, उस तरह से औरंगजेब या फिर मुगलों के दौर में जो है ग्वालियर जेल काफी फेमस था, बहुत ज्यादा कुख्यात ग्वालियर के फोर्ट में था। और वहां पर मतलब रॉयल प्रिजनर्स को रखा जाता था, बहुत ही दर्दनाक यातनाएं दी जाती थी। ठीक है। उसके बाद उनको दिल्ली में ही, अगर आपने लाल किला देखा होगा, तो लाल किला के आउटर स्कर्ट्स में आज भी वो जगह है, लेकिन वो लाल किला से पुरानी है। ठीक है। वहां पर एक जेल होता था। ठीक है। सलीमगढ़ फोर्ट। सलीमगढ़ फोर्ट आज के डेट में लाल किला कॉम्प्राइसेस, जो प्रेमाइसेस है उसके अंदर ही है। ठीक है। अगर आप राजघाट से कश्मीरी गेट की तरफ जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिएगा, तो आपको वो मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन उतना लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता कि इतने हिस्टोरिकल फैक्ट। तो आप याद रखिएगा, सलीमगढ़ फोर्ट में उसकी डेथ हो गई। वो एक जेल था। ठीक है। वहाँ डेथ हो जाती है। कब? 1675 में ही। ठीक है। तो दो बेटे तो पहले ही चले गए, बचा कौन? तो बचा एक मौजम, दूसरा आजम, और तीसरा काम बख्श। के बी से डिनोट करता हूँ। ठीक है। तो तीन थे। तो मौजम ने पहले आजम को हरा दिया। ठीक है। ये जजाऊ में, बैटल ऑफ जजाऊ है। ठीक है। ये जगह बिलोंग करती है अभी के डेट में, तो अभी के डेट में यूपी में है। ठीक है, जजाऊ, JAZZAU। ठीक है, जजाऊ में हरा दिया। ठीक है, उसी साल थोड़े दिन बाद। और दूसरे भाई को, काम बख्श को हराया हैदराबाद के पास में। ठीक है ना, नियर हैदराबाद, HYD से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है। आप इसको समझिएगा, पैटर्न को लिख लीजिएगा, अगर आप कहिएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा बाद में। लेकिन आप नाम याद से रखिएगा कि मौजम ने आजम को कहाँ हराया? तो जजाऊ में हराया। और काम बख्श को कहाँ हराया? तो हैदराबाद में हराया। उसके बाद ये सत्ता नसीन होते हैं और अपना नाम रखते हैं बहादुर शाह। हिस्टोरिकली हम लोग इनको बहादुर शाह वन से जानते हैं। और आप एक बात याद रखिएगा
कि लेटर मुगल्स की शुरुआत भी होती है बहादुर शाह से और एंड भी होता है बहादुर शाह जफर पे ही, ठीक है। तो बहादुर शाह इज़ अ कॉमन नेम, आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा कि बहादुर शाह से शुरू होती है, ठीक है, 1707 में, और 1857 के बैटल जो इंडियन इंडिपेंडेंस का था, जिसे हम कहते हैं सिपाही म्यूटिनी भी लोग कहते हैं ब्रिटिश, तो उसके में एंड होता है और वो यंगून भेज दिए जाते हैं और वहाँ पे उनका डेथ होता है, ठीक है। तो वो तो एक स्टैब्लिश्ड फैक्ट है, लेकिन आप याद रखिएगा कि पहले हम लोग डील करेंगे बहादुर शाह 1 से, ठीक है। बहादुर शाह 1 पे हम लोग डील करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। अब बहादुर शाह 1 के बारे में सिडनी ओवेंस कहते हैं, सिडनी ओवेंस की एक बहुत ही फेमस बुक है द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। सिडनी ओवेंस की बुक आप याद रखिएगा, कभी पूछा भी जा सकता है, तो सिडनी से सिडनी याद रखिएगा। ठीक है, स्पेलिंग है SIDNEY, सिडनी OWENS, ओवेंस। यहाँ थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप याद रखिए सिडनी ओवेंस की बुक है द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। उसमें वो कहते हैं कि बहादुर शाह इज द लास्ट एम्परर, मुगल एम्परर, ऑफ whom समथिंग गुड कैन बी रिटन। बहादुर शाह जो है मुगल एम्पायर के वो अंतिम शासक हैं जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। तो आप सोच लीजिए कि क्या डिक्लाइन की स्टेट रही होगी इसके बाद। जो मैं पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि व्हाट वाज द स्टेट ऑफ डिक्लाइन दैट हैज बीन सेट इनटू द एम्पायर, वो क्या होता है और किस तरह से सब कुछ बिखर जाता है, एंड व्हाई अल्टीमेटली मॉडर्न इंडिया पासेस थ्रू इट, ये आपको अभी पता लगेगा, ठीक है। तो आप याद रखिए सिडनी ओवेंस। दूसरा नाम है काफे खान का। काफे खान उस समय एक बुक लिखते हैं मुल्तखाब उल लुबाब। मुल्तखाब उल लुबाब में ये लिखते हैं इनको साहिब बेखबर, ठीक है, साहिब बेखबर, इसका खिताब वो देते हैं इनको, साहिब बेखबर का। मतलब इनको कोई पता ही नहीं कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। अब इसके पीछे कई कारण है। इनकी जो पॉलिसीज थी, एक तो रीन बहुत शॉर्ट रहा, 5 साल के लिए राजा रहते हैं, ठीक है, 5 साल में इनकी डेथ हो जाती है, 63 ईयर्स के एज में ये राजा बनते हैं। मतलब मुगल बादशाह, राजा तो बहुत ही छोटा टर्म था उनके सामने। तो जब ये सत्ता नसी होते हैं, जिस समय इनको मतलब राज्य मिलता है, तो उस समय 63 साल की उम्र में थे, ठीक है। एंड ड्यू टू एज ओल्ड ही डाइज, ठीक है। कब मरते हैं तो 1707 में होता है, फरवरी जो है 1712 में इनका डेथ हो जाता है, ठीक है। फरवरी 1712 में इनका डेथ हो जाता है, ही डाइज नेचुरल डेथ, ठीक है। इनके रेन में 3 कामें होती है। पहला कि पैसिफिस्ट पॉलिसी, कि क्योंकि औरंगजेब के शासन में बहुत लोग इनसे गुस्सा हो चुके थे, जैसे फॉर एग्जांपल राजपूत मराठाओं का तो कॉन्फ्लिक्ट था ही। तो सबसे पहले इन्होंने मराठाओं को पैसिफाई किया। साहू जी महाराज, महाराज हम लगाते हैं वहाँ नहीं, तो साहू जी आप रख लीजिए, डायरेक्टली सिर्फ साहू जी लिखिएगा, ठीक है। तो साहू जी को इन्होंने रिलीज कर दिया कि आप जा सकते हैं महाराष्ट्र वापस, कोई दिक्कत नहीं, आप छत्रपति बनिए, हमारा सारा समर्थन है आपको। इसके 2 कारण होते हैं। जब ये साहू जी को रिलीज कर देते हैं तो एक तो ये पैसिफिस्ट पॉलिसी में काम आता है, दूसरा क्या होता है कि ताराबाई उस समय एक और अपने बच्चे को वहाँ पर शिवाजी के नाम से ही एक नया, मतलब कई राजाओं के तो कई नाम हो सकते हैं, तो उन्होंने जैसे चंद्रगुप्त 1 हुए, 2 हुए, इस तरह से मतलब ताराबाई ने अपने बच्चे का नाम शिवाजी 1 अगर रख करके उसको राज करा रही थी। तो ये चाहते थे कि मराठा कॉन्फेडरेसी में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। उसमें हम बाद में जाएंगे, जब मराठा उसको हम पढ़ाएंगे तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन आप याद रखिएगा कि साहू जी रिलीज को जो है ना, मराठा कॉन्फेडरेसी में एक तरह से देखा गया कि ये जो है मुगलों का आदमी है, ठीक है। ताराबाई ने तो यहाँ तक कहा कि ही इज एन इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब वो आदमी नहीं है, वो बच्चा नहीं है जो असल में था, कोई और है, बहरूपिया है। इम्पोस्टर उसको बोलते हैं, बहरूपिया को, ठीक है, कि एक बहरूपिया है। बस इस बात को यहीं खत्म करेंगे, अगले पर जाएंगे। ये जब मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आप याद रखिएगा कि मराठा एम्पायर में मैं ये आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि जो है दूसरा जो पॉलिसी होता है उसमें क्या होता है कि ये जो है राजपूतों के साथ संधि कर लेते हैं कि पैसिफाई, आपके सारे राज्य सलामत रहेंगे। अजीत सिंह और जो भी बाकी उनसे विद्रोह में थे उनको सबको बोला कि आप चिंता मत करें, ठीक है, आप लोग आराम से रहिए और हम आपको पैसिफाई करें।
तो पैसिफिकेशन ऑफ राजपूत्स, ठीक, ठीक, पैसिफिकेशन ऑफ राजपूत्स भी होता है। लेकिन एक जगह ये खड़े हो जाते हैं, वो खड़ा कहाँ हो जाते हैं, बंदा बहादुर के ऊपर में, ठीक है। अब बंदा बहादुर लोहगढ़ में छिपे हुए थे, ये सरहिंद के पास है जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। एक सरहिंद इंडिया में भी, पंजाब में है, ऐसी बात नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो बैटल ऑफ लोहगढ़ में उनको हरा देते हैं, लेकिन बंदा बहादुर किसी तरह से भाग जाते हैं वहां से, ही एस्केप समहाउ, ठीक है। एक आदमी को इम्पोस्टर बनाते हैं, बंदा बहादुर के रूप में बैठाते हैं, एंड वहां से वो चले जाते हैं, ठीक है, चालाकी के तरीके से वहां से निकल जाते हैं, और ये हिस्ट्री है, ठीक है। तो बंदा बहादुर एस्केप्स, लेकिन सरहिंद को इन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है, कि सरहिंद हमारा हुआ, ठीक। अब इस पे डिस्प्यूट नहीं रह गया कि हमने आपको पनिश किया है, आप भाग चुके हैं, तो ठीक है। बाद में बंदा बहादुर वापस आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बंदा बहादुर अपने लास्ट सांस तक स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, और एक हीरो की मौत मरते हैं, उनकी शहादत आज भी लोग याद करते हैं, और बहुत गौर से, अगर आप, मैं जब आगे पढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा कि क्या होता है उसके बाद। तो आप समझे कि उनको पनिश करते हैं, ठीक है, बाकी सब जगह नॉर्मल रहते हैं, उनका और कुछ भी नहीं रहता। लेकिन हाँ, राज का कमान उतना भी ढीला नहीं पड़ा था, तब तक ठीक ठाक था, ऐसा नहीं था कि मतलब मुगल एम्पायर तब तक बहादुर शाह आए और साहिब बेखबर के आने के बाद सब कुछ ध्वस्त हो गया, इट वाज ओके, तब तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब फरवरी 1712 में इनकी डेथ होती है, तो फिर से वॉर ऑफ सक्सेशन, परंपरा है तो निभानी पड़ेगी, ठीक है। तो मुगल्स में ये हमेशा एक प्रॉब्लम था कि जैसे ही राजा मरता था तो फिर वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता था, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं था हिंदुओं के जैसा कि हिंदुओं में एक परंपरा थी कि जो बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा, ठीक है, हाउस एवर ही माइट बी, कैसा भी हो, लेकिन बड़ा है तो भाई राजा तो यही बनेगा, ये परंपरा मुगलों में नहीं थी, ठीक है। और इसके कारण मतलब हमेशा हमेशा जब भी कोई राजा मरता तो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक नया पावर का बैलेंस होता, कई लोग चॉप्ड ऑफ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसकी पूरी हिस्ट्री है जैसा मैंने पढ़ाया था आपको, तो उसमें आप देखा ही है कि किस तरह से। अब इसमें इतना इंटेंस हो जाता है ये मैटर कि 1 मंथ, मतलब फेब में डेथ हुई और मार्च के आसपास तक इनकी बॉडी को बरी भी नहीं किया जाता। एक भारत के इतने बड़े महान मुगल शासक, क्या मतलब महान, अंतिम महान के आसपास कह सकते हैं आप इनको, महान तो ये नहीं थे, ग्रेट मुगल्स का दौर खत्म हो चुका था, लेटर मुगल्स में थे, लेकिन तब तक वो परंपरा चली आ रही थी। लेकिन 1 महीने इनकी बॉडी को दफनाया नहीं जाता, जो राजशाही से दफनाया जाता था, ही वॉज नॉट बरीड, गिवन अ प्रॉपर बरियल फॉर 1 मंथ, ठीक है, 1 महीने तक इनकी लाश रखी जाती है। तब तक क्या होता है कि इनके भी 4 बेटे थे, ठीक है, अब सबका नाम लिख ही देता हूं। तो जहंदर शाह थे, ठीक, अजीमुश शान, शान फिल्म वाली शान रखिए, शाह जहंदर शाह, ठीक है, अजीमुश शान, ठीक, जहान शाह, और लास्ट का था फिरोज। एक सेकंड, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। सॉरी, हाँ, रफी उस शान, ठीक। तो फिर 4 बेटे, और फिर फाइट शुरू हो जाती है, ठीक है। तो पहले हुए जहंदर शाह। अब जहंदर शाह ने ईरानी फ्रैक्शन के जुल्फिकार खां, जुल्फिकार खां के मदद से सत्ता हासिल करी, ठीक है। बाकी तीनों भाइयों की मौत हुई, और जुल्फिकार खां को इन्होंने वजीर बनाया, इस- ठीक है, वजीर मतलब प्राइम मिनिस्टर उस जमाने में, तो इनको वजीर की उपाधि दी। जहंदर शाह जीतते हैं, ठीक है। और ईरानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का क्या था
कि जैसा मैंने पहले ही बताया था आपको, लेकिन फिर से यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कि जब जब कुछ लोग आते थे बाहर से नौकरी करने के लिए वहाँ पे, तो धीरे धीरे मुगल एम्पायर में 4 फैक्शंस आ गए मिनिस्ट्रीज के अंदर में, कि जो भी मुगल ब्यूरोक्रेट्स थे, उसमें 4 फैक्शन आ गए, ठीक है। एक था ईरानी, जो ईरान से थे। दूसरा तुरानी। तीसरा अफगानी। और चौथा हिंदुस्तानी। क्या था? ईरान वाले पर्सिया से आए हुए थे, ठीक है, मोस्टली शिया थे, ठीक है। ईरान वाले पर्सिया से आए थे, मोस्टली शिया ब्यूरोक्रेट्स थे, ठीक है। स्टेट्समैन भी कह सकते हैं। तुरानी क्या है? ट्रांसोक्सानिया, अब खत्म हो चुके हैं, अब ये जगह नहीं है। कैस्पियन सी से लेकर के जो एरिया अफगानिस्तान का नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है, अफगानिस्तान का नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, हरिरुद्र रिवर, ये सब का जो एरिया है, अगर आप मैप जाकर देखेंगे, जिसमें बमियान भी आता है, अगर आप बमियान गए हों या फिर बमियान का नाम सुना होगा, बुद्धा की मूर्ति है, तो वो एरिया ट्रांसोक्सानिया है आज के डेट में, मतलब उस जमाने के डेट में। वहाँ से एक फेमस स्कॉलर कब आए थे? अल बिरूनी, ठीक है। तो अल बिरूनी का नाम आपने किताबुल हिंद पढ़ा होगा, वो भी ट्रांसोक्सानिया से थे, ठीक है। गजनी अपने साथ लेके आया था, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि मतलब मैंने बहुत पुराने में आपको जोड़ दिया वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेशंस में, लेकिन आप याद रखिएगा कि वो भी वहाँ से ट्रांसोक्सानिया इसलिए बताने की कोशिश की, ठीक है। अफगानी तो पता ही है, आज के डेट में जो अफगानिस्तान है, कांधार, ये सब का रीजन, तो वहाँ से काफ़ी पठान वठान आ चुके थे, ठीक है, 15वीं सेंचुरी के आसपास में, और वो बाद में सेटल डाउन हुए, जैसे सुर वुर तो सब वहीं से थे। बाद में बंगश आए, ठीक है, रोहिल्ला आए, ये सारे थे, और वो सब एसिमिलेट हो जाते, उनका एक फैक्शन बनता है। पहले क्या था कि एथनिसिटी जो है बहुत ही ज़्यादा काम करती थी, और रीजन तो रिलीजन तो सबका ज़्यादातर, इसमें तो सारे मुसलमान थे, तो उसमें भी मुसलमान में 2 फैक्शन, शिया और सुन्नी, ठीक है। अब उतने से भी बात नहीं बनी, तो भाई बोले तुम कहाँ से? तो भाई बोला मैं ईरान से, तो बोला मैं तुरान से। तुम कहाँ से? अफगानिस्तान से। और बोले हम कहाँ? तो हम तो हिंदुस्तान के ही हैं भाई, ओरिजिनल है। तो इसी तरह से हिंदुस्तानियों का एक फैक्शन था। हिंदुस्तानी वो जो बहुत पहले इंडिया में आ चुके थे, 11वीं सेंचुरी, 12वीं सेंचुरी, 13वीं सेंचुरी में, या 7वीं सेंचुरी से जब इस्लाम भारत में पनप रहा था, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो बैटल ऑफ रवार जो सिंध में होती है, उसके बाद से तो इस्लाम है ही इंडिया में, ऐसा तो नहीं है कि अच्छे ठीक ठाक तरीके से। और अगर आप केरला का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस्लाम के इन्वेशन से पहले, इस्लाम के आने से पहले ही अरबियन से हमारा कांटेक्ट था। तो वो इस्लामिक लोग थे, और बहुत सारे स्कॉलर्स आकर के नौकरी पाते थे, लेकिन ज़्यादातर जो लोग नौकरी मुगल ब्यूरोक्रेट्स में थे, वो नॉर्थ वेस्ट से आए हुए थे बाय रोड, ठीक है ना, ठीक है। जो सिल्क रोड के आसपास के एरिया थे, वहीं से समरकंद, फरगना, इन सब वैलीज से ज़्यादातर आए हुए थे, ठीक है। तो ट्रांजैक्शनिया समरकंद के नीचे भी है, आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो आप जो है हिंदुस्तानी फैक्शन जो था, भारतीय फ्रैक्शन था, ठीक है। तो ईरानी फैक्शन से तो बताया, जुल्फिकार खान, जेके, ठीक है, जेड के कह सकते हैं, ठीक है। और हिंदुस्तानी फैक्शन से थे सैयद ब्रदर्स, ठीक। अब सैयद ब्रदर्स के बारे में आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ, या बाद में बताऊँ? चलो अभी बता देता हूँ, ठीक है। सैयद ब्रदर्स का भी ऐसे भी स्टार्ट होने वाला, मैं आपको बताता हूँ। सैयद ब्रदर्स 2 भाई थे, ठीक है, ठीक। हसैन अली और हुसैन अली, ठीक है। तो हसन अली जो था, उसको अब्दुल्ला खान की उपाधि दी थी, किसने? बहादुर शाह वन में। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसने फाइट किया था। बहादुर शाह जब बैटल हुआ ना, उसमें बैटल ऑफ जजाओ और ये सब, जब बैटल ऑफ हैदराबाद जाके हैदराबाद में लड़ा, तो अब्दुल्ला खान नहीं माने, हसनैन खां का बड़ा रोल था। तो उसे उसने एक उपाधि दी। अब उपाधि क्या थी? अब्दुल्ला खां की, याद रखिएगा। और हुसैन अली ही रहता है, ठीक है। उसके साथ 12 जुड़ता है। 12 क्यों? क्योंकि मुजफ्फरनगर के आसपास इनका घर था, और उनके पास 12 गांव की एक जागीरदारी थी, ठीक है। आप याद रखिएगा इस बात को, ठीक। उनके पिताजी का नाम था सैयद मियाँ। सैयद मियाँ 12 गांव के जमींदार थे, ठीक है, 12 याद रखिएगा, 12। और उनको अजमेर और उसके आसपास के इलाकों की भी जागीरदारी मिली हुई थी, और उसमें सूबेदार थे उस जगह के, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखिएगा, इतना ज़्यादा हिस्ट्री बताना उनके बारे में ठीक नहीं है, लेकिन आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी बताया कि वो बनते हैं, ठीक। तो जहंदर शाह बनते हैं, और जहंदर शाह जो है,
बेचारे 1 साल भी राज नहीं कर पाते हैं, टू बी प्रिसाइज 11 महीना। ठीक है, मार्च 1712 में गद्दी नसी होते हैं, फरवरी में उनकी डेथ हुई थी, मार्च अप्रैल आप मान लो, और जून के आसपास 4 जून के आसपास इनकी डेथ हो जाती है। मतलब अगले मतलब आप लग लीजिए कि फरवरी 1711 1713 फरवरी 1713 में इनको हटा दिया जाता है। किसके द्वारा? सैयद ब्रदर्स के द्वारा, जो स्पाउस करते हैं अजीमुस शान के बेटे का। ठीक है, उसका नाम था क्या? फारुख शियर। ठीक, फारुख शियर। फारुख शियर के इन्होंने कहा कि नहीं, आपको राजा बनना चाहिए, अजीमुस शान के आप बेटे हैं। और इन्होंने लड़ाई लड़ी और जहंदर शाह को हरा दिया। जुल्फिकार खान वाज बिहेडेड। ठीक है, जहंदर शाह को हराया और इनको राजा बनाया। जहंदर शाह वाज आल्सो बिहेडेड, इनको भी मार दिया जाता है, कोई बचता नहीं है। अगर बात अगर गद्दी की हो तो कोई भी नहीं बचता, अगर जो रास्ते में आएगा वो जाएगा। ये सिद्धांत था मुगल प्रिंसिपल में। आप किसी के भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब जब ये लड़ाई हुई है तो एक भाई ने दूसरे भाई का खून बहाया है। एंड दिस इज अ सैड पार्ट इन इंडियन हिस्ट्री, जिसको लेकर आज भी लोग कुछ ना कुछ डिबेट करते हैं, और ये एक बड़ा टॉपिक बना हुआ है आज भी, और ये वेस्ट है, ऐसे करना नहीं चाहिए। हिस्ट्री को हिस्ट्री के नज़रिए से देखना चाहिए। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं तो यही देखता हूँ। ठीक है, बाकी आपकी अपने व्यू हो सकते हैं। तो आते हैं फखरुशियार के रूल में, फारुख शियार भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फारुख शियार जो है, ये थोड़ा लंबा रूल करता है। फारुख शियार जब रूल करता है, लेकिन ही वॉज एन इम्पोस्टर, मतलब कोई क्या, मतलब पपेट, कोई इसमें दम नहीं था। और सैयद बंधु पहले तो स्टार्टिंग में इनके साथ ही काम करते हैं। इसने सैयद बंधु में जो बड़े सैयद थे अब्दुल्ला खां, ठीक है, उनको वजीर बनाया, जो कि काफे खान लिखते हैं कि गलती किया, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि और करते क्या, किसी ने आपको थाली में आपको तख्ता रख के दिया कि राज आपको परोस के दिया, तो उसको क्या करते हैं। और दूसरे भाई हुसैन अली को मीर बख्शी बनाया। अब याद रखिएगा, ये पोस्ट मीर बख्शी यूपीएससी में पूछा जा सकता है। ये एक ओरिजिनल पोस्ट है जो कमांडर इन चीफ को दिए जाते थे मुगल एरा में। वजीर प्राइम मिनिस्टर होता था और ये कमांडर इन चीफ होता था मीर बख्शी। मीर बख्शी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट आफ्टर द क्राउन। ठीक है ना, अगर क्राउन के बाद कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है तो वजीर नहीं है, वो मीर बख्शी है। वजीर वहां बैठ के कामकाज देखता था, पैसे का लेन देन हिसाब। लेकिन वजीर जो मनसब जिसके हाथ में रहता था, मनसबदार जिनके हाथ में रहता, क्योंकि उस समय तो मिलिट्री रूल था, मनसब होते थे 7,000 5,000 3,000 4,000 2,000 की मनसबदारी, 500 400 उसमें जात होते थे, सवार होते थे। उन सब को कंट्रोल करने वाला मीर बख्शी होता था। इसलिए मीर बख्शी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एट दैट टाइम। आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो हुसैन अली को मीर बख्शी बना देते हैं। ठीक है, अब यहां से शुरू होता है फारुख शियार। अब ऐसे तो वो डीप हिस्ट्री में नहीं जाना है, आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताता हूं। ठीक है, फारुख शियार के रूल में 3 बड़े इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी। पहला क्या बेटा? तो पहली तो बात ये हुई कि इनके टाइम में जो है पपेट रूल स्टार्ट हुआ। ठीक है, पपेट रूल इससे पहले थोड़ा सा था इसमें, लेकिन मतलब हिंदुस्तानी ग्रुप का दबदबा चला, और इस रूल में मराठाओं का राइज हुआ। मराठाओं का राइज हुआ। ठीक है, मराठा वापस से उठने लगे। पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ कि मराठा राइज हुए, और मैं देखूंगा, आप इसको बताऊंगा कि ये जो है मराठा ही अंत में इनके डेथ का कॉज बनते हैं। ठीक है, अभी 2 मिनट में ही पता चलेगा आपको। दूसरी घटना क्या बटी कि इसने बंदा बहादुर को एग्जीक्यूट करवाया। बंदा बहादुर वाज कॉट इन अ बैटल। कहां पे? आज के डेट में गुरदासपुर है। तो गुरदासपुर में जो है ना, बैटल में बंदा बहादुर को पकड़ लिया जाता है और दिल्ली लाया जाता है। एंड ही अमॉन्ग हिज 700 पीपल, वो उनको ब्रूटली एक्सिक्यूट किया जाता है। 100 बंदों को एक एक दिन में मारा जाता है। और लास्ट दिन छत विछत करके, छत विछत मतलब पहले आंख निकाल लेना, कान निकाल लेना,
इस तरह से कर चमड़ा खींच लेना। उसके बाद में बंदा बहादुर लास्ट में मारा जाता है, एकदम लास्ट में, ठीक है, सूली पर लटका के मारना जिसको बोलते हैं, लास्ट में, एकदम लास्ट में, ठीक है। तो बंदा बहादुर को डेथ होती है, एक्सिक्यूटेड इन दिल्ली, ठीक है, ठीक, एक्सिक्यूट हो जाते हैं। और तीसरी जो बहुत बड़ी घटना घटी वो थी कि ये फरमान जारी करते हैं, किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो है फरमान जारी करते हैं। अब वो फरमान इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी उसमें क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, पूछे जाने की हमेशा संभावना रहती है, पीसीएस एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। व्हाट इज इट? आई विल टेल यू नाउ। सर जॉन सरमन थे, ठीक है, सर जॉन सरमन, ठीक है, पटना फैक्ट्री में, अ प्रोमिनेंट ऑफिसर और चीफ एट पटना फैक्ट्री, ठीक है। इनको ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक, विथ अ टीम ऑफ 4 अदर पर्सन, 5 थे जिसमें एक नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें 2 आदमी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो 1715 में एक एम्बेसी लेकर जाते हैं विद अ टीम ऑफ 4 पर्सन, पहले खुद है उसमें हेड और उसके बाद 4 हैं, ठीक है। 4 में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 2, ठीक है। एक तो आर्मेनियन मर्चेंट, कौन था? ख्वाजा सरहद, ठीक, आर्मेनियन मर्चेंट ख्वाजा सरहद, ठीक है, पहला वो था। और दूसरे थे विलियम, एक सेकंड, हैमिल्टन, आई होप आई एम क्लियर। ख्वाजा सरहद और विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन एक सर्जन थे, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि फारूक सियार को एक बीमारी हो गई थी और बीमारी का बहुत कुछ क्लियर नहीं है। अब कुछ लोग तो उसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थी। बहुत ही पॉपुलर टीचर्स ने भी ये कहा है, बहुत ही पॉपुलर राइटिंग्स में, लेकिन जो मैंने ऑथेंटिक बुक पढ़े उसमें एट द बेस्ट ये बताया गया कि उनको एक बीमारी थी और जॉन सरमन उसको हील कर देते हैं, ठीक है। एक बीमारी थी, अजीब सी बीमारी थी उनको। अब वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उस समय ऐसा कोई प्राइवेसी की चीज़ नहीं थी कि कौन सी बीमारी है, उसको हील कर देते हैं, ठीक है। और आप सोचो कि 2 लाख रुपए काम नहीं आते हैं, पूरे 2 साल ये लोग रहते हैं, 1915 से 1917 तक कुछ होता नहीं है, लेकिन 1917 के लास्ट में इनकी बीमारी ठीक हो जाती है फारूक सियार की, और ये आपके उस समय 3 फरमान जारी करते हैं, तीनों 3 प्रोविंसेस के लिए थी। एक थी बंगाल के लिए, दूसरा था बॉम्बे के लिए, और तीसरा था, मैं इधर से लिख देता हूँ शायद आपको क्लियर हो, बंगाल, बॉम्बे, और तीसरा था मद्रास के लिए, ठीक है, जो 5 पॉइंटेड थी, ठीक है। तो जो ये एम्बेसी थी इसने 19+5, पहले इन्होंने 19 मांगे कि आप सर हमें ये दे दीजिए, उसके बाद फिर इन्होंने फिर उसमें से 6 और पॉइंट जोड़ दिए थे, ठीक है। तो टोटल 25 पॉइंट मांगे थे, और इन्होंने ऑफर किया था, एक कॉन्टेम्पलेशन था कि सर अगर आप हमारा ये काम कर देते हैं तो आप याद रखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो मैं बोलने वाला हूँ, यूपीएससी में कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है या किसी स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है। दैट इज व्हाट, कि जो कैलकाटा था उसके पोर्ट का नाम फारूक बंदर कर दिया जाएगा। ये ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम करना चाहते हैं आपके, मतलब कैसे बोले, शान में, कि फारूक सियार जी के सामने हम इसका नाम फारूक बंदर कर देंगे, ठीक है। ठीक है, और कैलकाटा सिटी का नाम, सिटी उस समय 3 से थे, कालीकत्ता, सतनौती और गोविंदपुरा, इसी तीनों को मिला करके जमींदारी लेकर जॉब चार्नोक ने बनाया था उसको, कैलकाटा को, ठीक है। तो उसका नाम हम लोग क्या करेंगे, फर्रुखाबाद।
लेकिन इनको लगा कि अरे अगर बाद में ये कॉन्टम्पलेशन हुआ है इनको कि अगर ऐसा है कि फारुखाबाद कर दिया कलकत्ता का नाम और फारूक बंदर कर दिया उसका, तो हो सकता है कि ब्रिटिश हम पर इसके लिए एडिशनली टैक्स करे। तो इन्होंने बाद में इसको चुपके से हटा दिया। लेकिन ये एक प्रपोजल था, इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्टम्पलेशन बाय द ब्रिटिश साइड, नॉट बाय द मुगल्स। मुगल्स ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, बाद में ऐसा कुछ मांगते भी नहीं वो, ठीक है। बाद में उनको जो करना था कि भाई उन्होंने पार किया क्या, तो 3 फरमान। तो तीनों फरमान क्या थे? तो फरमान एक्चुअली बेसिक 5 पॉइंट्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग नहीं, जो मेन है। पहला क्या करते हैं? पहला था टैक्स फ्री। टैक्स में क्या फ्री था? टैक्स मैं बता देता हूं। टैक्स में था जो आपको कस्टम ड्यूटी थी ना, कस्टम ड्यूटी नॉट टू बी टेकन, किसी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, कहां? ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, बीबीओ याद रखिएगा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कहीं पर भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो ब्रिटिश के द्वारा किया जाता है, इसमें कोई भी आपको कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। दूसरा था दस्तक। ये बाद में जाकर के ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में नवाब ऑफ बंगाल के बीच में फाइट का कारण बना, और बाद में इंडिया पे कब्जा होने का ब्रिटिश का एक बड़ा कारण बना दस्तक। दस्तक क्या था? एक परमिट था, ठीक है, जो दस्तक होल्ड करता था। यूजुअली ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बना था कि आप अपना सामान जब भी किसी कस्टम ड्यूटी चेक पोस्ट से पास करेंगे, आप दस्तक दिखाएंगे, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, आपके सामान से कोई टैक्सेशन नहीं होगा, वो सीधा पार होगा। तो कस्टम ड्यूटी का जो पहला पॉइंट था वो उसको मनवाने के लिए दस्तक था, उसका प्रमाण था दस्तक। दस्तक कौन साइन करता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट्स, ठीक है, वो खुद उस दस्तक को लिखते थे तो ये गुड हमारा है, और उसका मिसयूज प्राइवेट मर्चेंट्स करने लगे थे, और जो उसके ऑफिसर्स थे, इसी पर झगड़ा होता है बाद में, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तीसरा क्या था? एक बहुत बड़ा चीज जो ब्रिटिशर्स को दी इन्होंने, वो था मिंटिंग राइट्स, कि जो कॉइन्स, ठीक है, सिग्नोरेज का जो बोलते हैं ना, सिक्का छापने के जो है, तो जो सिग्नोरेज के राइट्स उनको दिए, मतलब जो कॉइन मिंट होंगे कहां पे? बॉम्बे में। बॉम्बे मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बॉम्बे फैक्ट्री थी इनकी, और उसके जो मिंट में सिक्के छपेंगे वो सर्कुलेशन में माने जाएंगे कहाँ? ऑल इंडिया। मुगल एम्पायर जो है, एम इसलिए लिख दिया कि ऑल मुगल एम्पायर, पूरा मुगल एम्पायर का एकदम चारों तरफ सर्कुलेशन चलेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता, ठीक है। एक वो था, ठीक। इससे जो है बहुत बड़ा राइट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि मुगल बादशाह के पास 2 बेसिक राइट्स होते थे, एक खतबा और दूसरा है सिक्का छपवाने का, ठीक है, जिसको टंका बोलते थे, ठीक है। तो आप समझ लें कि ये एक राइट उन्होंने दे दिया, ठीक। इस तरह की बड़ी सारी गलतियां किया फारूक शियार ने, इसी में डेथ होती है उसकी, ठीक है। तो फिर फारूक शियार, अब फारूक शियार का क्या हुआ कि ये तो 3 चीजें थी जो मैंने बता दी, और एक तो ऐसा था, और एक था कि कलकत्ता के आसपास जमीन खरीदने के राइट्स दिए गए थे कि जितना आप चाहें जमीन खरीद लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप जमीन खरीदे और बसें, कोई दिक्कत नहीं था। और इसके एवज में कितना देना था ब्रिटिश इंडिया कंपनी को? 3000 रुपए। कितना? सालाना, वो भी अपने छपे हुए सिक्कों में। अब आपके पास सिक्का छापने का राइट है, अपने सिक्का छापिए और उसको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप समझेंगे कि इतना बड़ा जो ट्रेड का वॉल्यूम था, जिसके लिए 2 लाख रुपए दिए गए कि आप जाइए और सर को कुछ प्रपोज करवा दीजिए हमें, उसमें मात्र 3000 रुपए प्रति सालाना, मतलब आप सोचिए दरिया दिली की भी हद होती है, पूरे इंडिया को लूटवाने में जो इस फरमान का हाथ है ना, मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। ये सब तो चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुगल थे तो कुछ बड़ा ही करेंगे, छोटा नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इनकी सैयद ब्रदर्स से फारूक शियार की नहीं बनी। फारूक शियार ने हमेशा कुछ प्लान किया कि इन दोनों को हटा दिया जाए, किसी तरह से एक्सिक्यूट करवा दिया जाए, 2-3 बार हुआ। वो डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मतलब आप अननेसेसरी हिस्ट्री में ना चढ़ें, हिस्ट्री में वो मेन पॉइंट्स याद रखें। जैसे अभी ये बताया आपको जॉन सरमान का, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है,
ठीक है, कि राइट ऑफ क्रिटिकली एवेल्यूएट द एम्बेसी ऑफ द जॉन सरमान, ठीक है। दूसरा, किस डॉक्टर ने हील किया था, ठीक है, वो भी आपको बता दिया, विलियम हैमिल्टन, ठीक। तो आप इस बात को याद रखिएगा। तीसरा, कौन सा एक आर्मेनियन ट्रेडर था उनके साथ, ठीक है, तो वो भी आपको बताया, ख्वाजा सरहद। तो आप समझिए कि जो इंपॉर्टेंट नाम है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक, तो ये क्लियर रह गया। अब आगे क्या हुआ कि फारूक सियार को जो है बहुत ज्यादा, मतलब फारूक सियार ने मतलब सपोर्ट जुटाना शुरू करा और बोला कि इनको हटाएंगे सैयद ब्रदर्स को। सैयद ब्रदर्स को हटाना इतना आसान नहीं था। अब यहाँ पे मराठाओं का रोल आता है। सैयद ब्रदर्स में जो दूसरे भाई थे, हुसैन अली, he makes a contract with the Marathas, ठीक है, स्पेशली विथ बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, और इनको कॉन्सेशन देते हैं। जब मराठा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम स्पेशल कॉन्सेशंस की बात करेंगे। आप बस इतना याद रखिए कि बालाजी विश्वनाथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, और बालाजी विश्वनाथ जो है हुसैन अली के साथ विथ 16,000, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखिए कि इनके साथ चले जाते हैं, और हमें याद था तो बोल दिया। 60,000 horsemen and cavalry he comes out there in Delhi, और बाई फोर्स जो है पहले फारूक सियार को क्या करते हैं, फारूक सियार को पहले ये लोग बंद करते हैं, उनका आंख फोड़ दिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट इम्प्रेजेंट, देन हिज आईज वेर टेकन ऑफ, एंड उसके बाद कुछ दिनों बाद नहीं मन मरा तो उसको मार भी दिया। ही वॉज द फर्स्ट मुगल किंग, he was the first Mughal king or emperor, what to say, the better word is emperor, who was executed by his men. अभी तक मुगल हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई मुगल किंग जो है अपने ही आदमी या सर्वेंट्स के द्वारा मार दिया गया हो। ये पहली बार हुआ कि एक असैसिनेशन हुआ। असैसिनेशन ऐसा हुआ कि आपसे आंख फोड़ दिया फिर मारा। इसके बाद तो ये कहानी हो जाती है, इसके बाद तो लगातार ऐसी परंपरा स्थापित हो जाती है कि मतलब लोग एक्सिक्यूट करवा रहे हैं, ठीक है। ये पहला था लेकिन, ठीक है। तो फारूक सियार का चैप्टर एंड हो जाता है, ठीक है। अब फारूक सियार चला गया तो कोई तो चाहिए गद्दी पे, ठीक है। तो इस बार सत्ता की लड़ाई नहीं होती है। अब क्योंकि ये दोनों भाई हैं तो इन्होंने अपने एक तो पपेट को सेट किया, ठीक है। तो रफी उद दराजात, ठीक है, पहले इसको चुना, ठीक, और उसका डेथ हुआ था 1719 में, ठीक। फारूक सियार वो एक्सिक्यूटेड इन 1719, 1719 में बालाजी पेशवा आते हैं, ठीक है, और रफ़ीउद्दराजात को बनाते हैं, ठीक है। रफ़ीउद्दराजात जो है आप अंदाजा लगाइए कि मात्र 94 दिन के लिए राजा रहता है, कंजम्पशन से मर जाता है। कंजम्पशन उस जमाने में टीबी को कहते थे, आप इसको अदरवाइज ना लीजिएगा, क्लियर कर दिया, ठीक है। कंजम्पशन से ही डाइड ऑफ कंजम्पशन, ठीक। अब कुछ कहते हैं दवा दे दिया मार गया। उसके बाद इसका भाई बनता है, ठीक है, रफ़ीउद्दौला। अब रफ़ीउद्दौला जो बनता है, अब ये 104 दिन ही जीता है। ये दारू पी के मर जाता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल टर्म है डिसेंट्री हो जाती है, ठीक है। डिसेंट्री हो जाती है, 10 जिसे बोलते हैं हम लोग, डिसेंट्री हो जाती है और ये मर जाता है, ठीक है। कुछ कहते हैं दारू पी के डिसेंट्री हो गई थी इसके लिए मर गया, कुछ बोलते हैं जहर दे दिया, लेकिन जो बेसिक है कि इसको डिसेंट्री होती है, 104 दिन में डेथ हो जाती है, ठीक है। अब इतना बार बार राजा मर रहे हैं, अब सैयद ब्रदर्स पे प्रेशर आ रहा है। सैयद ब्रदर्स ने फिर चाहा कि किसी और को बना दे। सिर्फ सैयद ब्रदर्स ने किसको बनाया? सैयद ब्रदर्स ने बनाया मोहम्मद शाह को, हु इज बेटर नोन एज मोहम्मद शाह रंगीला। कोटेशन में डालता हूं, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, लेटर हाफ में जाने गए मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पे, ठीक है। तो मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं, और मोहम्मद शाह रंगीला के आने के बाद जो है आप देखेंगे कि अब कोर्ट के जो बाकी फैक्शंस थे उन्होंने बोला कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। और उसमें जो तुरानी ग्रुप था वो उसने बोला कि नहीं नहीं इसको तो मारना पड़ेगा। उसमें सादत खान थे और भी थे, शहजाद खान थे, बहुत लोग थे। उन्होंने बोला कि इसको मारना है। देन दे
हैच ए कॉन्स्पिरेसी, और उसमें 1720 में जो है इसको एक्सिक्यूट करते हैं, क्या कहते हैं, सैयद ब्रदर्स में। तो जो हुसैन अली थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया, हुसैन अली क्या थे, मीर बख्शी थे, ठीक है। तो एक दुरानी ग्रुप के मेंबर आते हैं शहजाद, वो उनको देते हैं कुछ वजीफा पढ़ने के लिए कि सर एक डिस्प्यूट है, आप पढ़ लें इसको, ले दिए। उसने पढ़ना शुरू किया एंड ही स्टैप्स हिम आउट, समझे। बस वैसे ही इसकी डेथ होती है। इसमें जो राजमाता रहती हैं, जो मतलब मदर्स, इनकी जो मदर है, उनका प्रोमिनेंट रोल रहता है, वो हैच आउट करती है सादत खान के साथ मिल करके, और ये घटना घटती है, ठीक है। एज ही डाइज, मतलब उसके बाद इसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में उसको जहर देके मार दिया जाता है। बस इतनी शॉर्ट स्टोरी है। यहाँ पर मतलब आपका सैयद ब्रदर्स का रोल समाप्त होता है और एक नया फेज चालू होता है, ठीक है। लेकिन वो मोहम्मद शाह रंगीला का फेज चालू होता है। अब मोहम्मद शाह रंगीला बहुत दिन तक, 28 साल तक राज किया, लेकिन एक इनकेपेबल आदमी लंबा रूल करे, उससे कुछ फायदा नहीं, कुछ नुकसान ही हो जाता है। हुआ ये कि पहले तो बालाजी विश्वनाथ आकर के पहले एक राजा को हटाया उसमें। उसके बाद क्या हुआ कि इसके राजकाज में इतनी हालत बिगड़ गई कि फ्रेगमेंटेशन होने लगे, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ कि पहले अवध अलग हो गया, ठीक है, फिर बंगाल अलग हो गया, और ये सब चल ही रहा था कि फिर हैदराबाद ने बोला कि भैया हमें भी छोड़ दो, ठीक। अब ये सब नॉमिनल सुजरेंटी के अंदर आ गए कि ठीक है, आप हैं मुगल बादशाह, हम आपके अंदर नॉमिनल है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स रूल है कि आपके साथ है, लेकिन हाँ, हम आपके अंदर ही है। एक नॉमिनल रिस्पेक्ट है कि पिताजी है, राष्ट्रपति है, तो प्रणाम कर लिया, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। और इसी के बाद जो है डिग्रेडेशन चालू होता है। हालांकि हैदराबाद के जो चिंकिलिज खान थे, जिनको निजाम उल मुल्क बोलते हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिश करी थी, वो एक्चुअली रहे थे वहाँ पे, क्या कहते हैं, वजीर के रूप में, कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन होता नहीं है ठीक, और वो फिर छोड़ के हैदराबाद चले जाते हैं। तो आप समझ लें कि इस तरह से जो है ना, रूल मतलब बिगड़ता चला जाता है। अब बिगड़ने का आलम यहां तक आता है कि मार्च 1737 में, मार्च 1737 में बाजीराव, जो फिल्म देखी होगी हमने, बाजीराव मस्तानी, वही बाजीराव आते हैं दिल्ली, बादशाह को टेरराइज करते हैं, पैसा लेते हैं और फिर चले जाते हैं, ठीक। बाजीराव रेड कर सकते हैं, बाजीराव रेड्स दिल्ली, ठीक है। अब इतने पे भी नहीं हुआ था, तो एक ऐसी घटना घटती है कि इसके बाद मुगल एम्पायर कभी उठ नहीं पाता, एंड दैट इज 1739, इन्वेशन ऑफ नादिर शाह, रेड ऑफ नादिर शाह आता है, समझा ना। ठीक, नादिर शाह का आना मतलब ब्रिटिशर्स और मराठा आने से पहले, अगर नादिर शाह नहीं आता तो इन लोग आ नहीं पाते। नादिर शाह के आने के बाद जो है ना, दिल्ली अपनी इंपॉर्टेंस खो देती है, और तब तक नहीं पाती जब तक अंग्रेज वापस से 1912 में दिल्ली को बसा नहीं लेते हैं, लुटियंस जोन। आप याद रखना इस बात को, ईयर याद रख लेना, ठीक है। 1939 और 19 सॉरी आई एम रॉन्ग, हिस्टोरिकली मिस्टेक हो गया थोड़ा, 1739, ठीक है, ठीक, 1739, ठीक है। होता क्या है कि पहले ईरान में शाह तमसप राज करते थे, ठीक है। उसमें शाह तमसप के बाद क्या हुआ कि शाह तमसप के बाद जो है उनका एक खादिम मतलब नादिर शाह के ओरिजिन इतने ऑब्सक्योर हैं कि कुछ कहते हैं कि भेड़ चराने वाला का बेटा था, ठीक है। भेड़ चराने का वाले का बेटा राइज करता है रैंक्स को, और अल्टीमेटली ही एंड्स अप बिकमिंग द एम्परर ऑफ ईरान, ठीक, पर्शिया कह सकते हैं, ठीक है। पर्शिया का राजा बनते हैं, ठीक है। तमशप डायनेस्टी खत्म होती है, शाह तमशप खत्म होते हैं, और उसके बाद वो राजा बनते हैं।
उसके बाद ये इन्होंने करते हैं क्या, ब्रिटिश ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इन लोग इसके साथ, क्योंकि ये लो ओरिजिन का था, तो मुगल्स ने यहाँ पे एम्बेसडर हटा लिए, कोई भी एम्बेसडर अब ईरान में हमारा नहीं था, ठीक है। दूसरा ये चाहता था नादिर शाह कि जो ईरान के ओरिजिनल एरियाज थे जो वो क्लेम करते थे खान शाह तमसप है, वो सारी चीज हम ले ले। उसमें एक कांधार था, ठीक। तो इसने एक एमिसरी भेजी यहाँ पे मोहम्मद शाह के पास कि ऐसा है सर कि हमारा इंटेंशन है कि हम जो है अपना ये ले लें, इन दुश्मनों को से हटा करके कांधार को हम ले लें, और अगर यहाँ से कोई आदमी हमारा आपके पास जाता है तो आप उसको शरण मत दीजिएगा। मोहम्मद शाह ने बोला ठीक है नहीं देंगे, लेकिन कहना और करने में अंतर है। जैसे ही इसने कांधार पर अटैक किया, यहाँ से भाग करके इसके आदमी छुप गए गजनी और काबुल में, जो कि उस समय मुगल एम्पायर के अंदर था। अब जैसे गजनी और काबुल में गए, इसने फिर से एक एमिसरी भेजी। इसने लाइन क्रॉस नहीं करी, बॉर्डर नहीं क्रॉस किया कि चलो तुम आ गए तो हम आदमी को भेज देंगे। इसने परस्यू नहीं किया, अपने बॉर्डर लाइन के बाद परस्यू नहीं किया उनको। उल्टा इसने एक एमिसनरी भेजी कि सर हमारे आदमी चले गए, आप उनको दे दीजिए, वी विल हैव टू ट्रीट देम प्रॉपरली। तो इन्होंने पहले तो इग्नोर कर दिया कि ठीक है देखेंगे, फिर एक और एमिसनरी भेजते हैं, तीसरा, थर्ड। इसको क्या करते हैं कि जलालाबाद है पाकिस्तान में, जलालाबाद आज याद रखना, जलालाबाद इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से ये याद रखना ये मोहम्मद बिन लादेन, तो वो वहीं जलालाबाद से मिला था, याद रखना इस बात को। जलालाबाद उस समय बड़ा फेमस था, आज भी बहुत फेमस है। तो जलालाबाद में क्या किया, मुगल ऑफिसर्स ने, दिल्ली नहीं पहुंचा, जलालाबाद में रोक के उसको एक्सिक्यूट कर दिया कि तू वहां जाएगा नहीं, तू वहां जाता है बार बार हमें परेशानी होती है, ठीक है। प्लस इन्होंने पेमेंट नहीं करी थी, 5 साल से जो है पेमेंट आया ही नहीं था, किसी भी स्टाफ को पेमेंट नहीं मिला था कांधार प्रोविंस और इसके आसपास के जो प्रोविंस था अफगान प्रोविंस में, हालत इतनी खराब कर रखी थी। इस थर्ड वाले एमिसरी के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ एक्सिक्यूशन, ये बना इमीडिएट कॉज। ऐसा नादिर शाह चाहता था कि हम भाई वेल्थ तो लूट ले, लेकिन कोई बहाना नहीं मिल रहा था, प्रॉपर बहाना तब मिला। ऐसे बहुत सारे लोग वहां भेज रहे थे एमिसरी के, सर आप आ जाओ, जैसे आपके लोधी डंस में होता है कि भाई बहुत सारे एमिसरी जाते हैं कि आप ये है आप आ जाइए और अटैक कर दीजिए। तो इनको भी बहुत सारे एमिसरी जा रहे थे कि सर आप आइए कब्जा कीजिए हम आपके साथ हैं, तो ऐसे जा रहे थे। लेकिन नादिर शाह वाज वेरी मतलब स्ट्रांग मैन, वो ऐसे नहीं था कि किसी के कहने पर वो चले आए, उसने एक प्रॉपर रीजन लिया और इमीडिएट कॉज बनाया ये थर्ड एमिसरी का जो इसका मर्डर। जैसे ही थर्ड एमिसरी का मर्डर होता है और ये आदमी इस बात को जानता है, ही गेट्स अप कि नहीं अब तो चलेंगे। सो ही स्टार्ट्स हिज जर्नी, ठीक है। जर्नी स्टार्ट करता है एक्चुअली 1738 में, ठीक है, 1738 के लास्ट में स्टार्ट करता है, 1739 में इसका आना होता है, ठीक है ना। एग्जैक्ट इंडिया में जो इन्वेशन का ईयर है 1739, इस ईयर को याद रखिए, इसको आप भूल लीजिए, ठीक है। वो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को एकदम आप एकदम इतना याद है, 1739 में वो आता है। अब जब आता है तो भाई यहाँ पर क्या है कि जैसे ही वो आता है तो भाई अब यहाँ पर भी थे कि लोग कि अब तैयार हो जाओ, आ रहा है, आना तो है। लेकिन यहाँ पर अभी भी जो लोग, जैसे मैंने बताया था ना, बंगाल अलग हो गया था, अवध अलग हो गया था, हैदराबाद अलग हो गया था, लेकिन जो नॉमिनल सोजरेंटी थी इनके पास थी। इन लोग सबको एमिसरी भेजते हैं कि आप लोग आइए, और मुगल तख्त खतरे में है, बहादुर शाह रंगीला बुलाता है सबको, सब आते भी है, सिर्फ बंगाल छोड़ के, बंगाल से कोई नहीं आता है, ठीक है। वहां से बोले कि तुम लड़ो हम लोग देखेंगे, वो वादा करते कि आएंगे, लेकिन वहां कोई आता नहीं है, ठीक है। आते कौन है, 2 प्रोमिनेंट आदमी, अवध से सादत खान, जिसको बुरहान उल मुल्क कहते हैं, ठीक। और दूसरा हैदराबाद से असफ जाह, ठीक है, जिसको निजाम उल मुल्क कहते हैं। अब ये दोनों राइट एंड लेफ्ट है एक दूसरे का। निजाम उल मुल्क का ओरिजिनल नाम चिंकलिज खां था, याद रखिए, चिंकलिज खां, ठीक है।
तो यहाँ से निजामुल मुल्क आते हैं, ऊपर से सादत खान आते हैं बुरहानुल मुल्क। अब दोनों के बीच में एकदम टसल है, एक दूसरे को देखने नहीं सुहाया था एक आदमी को, ठीक है, एक खड़ा है तो दूसरा इधर चेहरा कर लेगा, वैसी हालत है। तो ये सब आते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि 3 कोस लंबा 1 कोस चौड़ा, इतना बड़ा इनका आर्मी था, मतलब सब मिला पूरा मुगल जब जुट जाते हैं एकदम एक साथ करनाल के आसपास में, पूरा भर जाता है, इतना लंबा चौड़ा। जो फॉरेनर्स थे उन्होंने कहा कि अगर कोई यूरोपियन लाइन पे कोई ट्रेंड आर्मी होती तो पूरी दुनिया जीत लेती, इतनी बड़ी आर्मी थी। और उस आर्मी के कारनामे भी सुनाऊंगा आपको। इनके हालम ये था कि इनको पता ही नहीं था कि वो आ कहाँ से रहे हैं, रास्ता कहाँ है, कहाँ पर है। व्हाट हैपेंड कि जब अवध से सादत खा रहे हैं तो उनके जो रसद होते थे ना, ठीक है, रेशन, रसद को राशन बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रेशन बोलते हैं, हिंदी में रसद बोलते हैं, ठीक है। उसके कैरावन जो कारवां था ना, ठीक है, उस पर जो है इनके जो नादिर शाह है, उसके आदमी अटैक कर देते हैं, ठीक है, उसके आदमी अटैक कर देते हैं। अब अटैक होता है तो इनको पता लगता है कि अच्छा ये यहाँ लोकेशन पे है, तब ये लोग सब एक्यूमुलेट होते हैं। तो पहले एक्चुअली असफ जहाँ आ चुके थे, ये पहले आ चुके थे, बाद में आते हैं सादत खां, आ ही रहे होते तो अटैक हो जाता है। जब फॉर्मेशन होता है तो सादत खां वॉज मोर ऑफ अ वेलेंट टाइप ऑफ मैन, मतलब एनकरेजिंग, लड़ाई झगड़ा उस तरह का, मतलब क्योंकि ये हमेशा से एक पद चाहते थे, वो था मीर बख्शी का, जिसको मैंने बता दिया। ये हमेशा कमांडर इन चीफ होना चाहते थे, इनके मन में था कि कमांडर इन चीफ का पोस्ट हमें मिले, हम लड़ना चाहते हैं, हम कमांडर इन चीफ बनेंगे, हम काबिल हैं इस बात के, ये इनके मन में था। लेकिन ये थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो असफ ही वॉज अ कनिंग मैन, निजामुल मुल्क वॉज अ कनिंग मैन, अ ब्रेव, कनिंग एंड अ वेल डिसिप्लिन मैन। ये बहुत सारे क्वालिटीज के आदमी थे, जिसमें एक कनिंगनेस भी था, ठीक है। उस जमाने में ये क्वालिटी भी थी, याद रखिएगा, ठीक है। मैकियावेली को पढ़िएगा आप तो आप जानिएगा कि कनिंगनेस भी एक क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक। तो होता क्या है कि फाइट में असफ जाह जो है अपने आदमियों को पीछे लगाता है एकदम वेल प्लेस्ड में, और सादत खान नाते के साथ बोलता है कि हरावल दस्ता मैं लूंगा। हरावल दस्ता मतलब फ्रंट लाइन में, आई विल फाइट इट फ्रॉम हिम। फाइट होती है एंड सादत खान गॉट कैप्चर्ड, ये कैप्चर हो जाता है, ठीक है, कैप्चर करके इसको पकड़ लेते हैं, ठीक। फिर जो है थोड़े देर 3 घंटा लड़ाई चलती है, याद रखिएगा, लड़ाई 3 घंटे ही चलती है। करनाल, बैटल ऑफ करनाल है, याद रखिएगा, बैटल ऑफ करनाल। ठीक है, सारी लड़ाइयाँ पानीपत में नहीं हुई, कुछ करनाल में भी हुए, जिसमें ये एक फेमस वन है, ठीक है, बैटल ऑफ करनाल। तो बैटल ऑफ करनाल में 3 आवर में साफ हो जाता है कि ये लोग टिकने वाले नहीं है। मैंने बोला ना कि इतनी लंबी चौड़ी सेना कोई काम के नहीं, सब वहीं रख जाते हैं। 3 घंटे में सफेद झंडा उड़ जाता है और फिर बात कंप्रोमाइज की शुरू हो जाती है। कॉम्प्रोमाइज कौन करता है? तो कौन सा? असफ जाह करता है, जिसको निजाम उल मुल्क बोलते हैं ना, ठीक है, निजाम उल मुल्क चिनकिलिच खां, वो जाता है। 3 नाम है उसके, याद रखिएगा, ऐसे तो बहुत सारे और भी नाम होंगे लेकिन 3 मेजर नाम है। तो निजाम उल मुल्क जाता है कंप्रोमाइज करने के लिए, बोलता है कि सर जो भी है कहा सुना खत्म करते हैं और आपको हम 50 लाख रुपए देते हैं एज ए वॉर इंडेंडमिटी, ठीक है, 50 लाख रुपए। और शर्त क्या है कि 20 लाख अभी ले लीजिए, ठीक है, अब 20 लाख आप जैसे जैसे पार करिएगा, पंजाब पार करिएगा तो 20 लाख रुपए देंगे, ठीक है, इंडस पार करिएगा तो 20 लाख देंगे, और एकदम लास्ट बॉर्डर पार करिएगा, सॉरी 20 नहीं, सॉरी, हाँ, 20 लाख अभी ले लीजिए और 30 लाख 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। पहला जब आप पंजाब पहुंच जाइएगा तब, ठीक, दूसरा उसको क्रॉस करके इंडस पार करिएगा तो, ठीक, और चौथा जब आप कांधार पहुंचने वाले होंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा बॉर्डर पे, ठीक। ये आपको 3 स्टेप में मिलेगा, 10-10 लाख, ठीक। तो टोटल हो गए 50 लाख रुपए में आपको सारा मामला सेटल कर दिया। किसने करा? तो बुरहान उल मुल्क ने, ठीक है। उस लड़ाई में हुआ गया था कि जो उस समय के मीर बख्शी थे वो मारे गए थे। थोड़ी देर लड़ाई चला था लेकिन उसकी डेथ हो गई थी। अब
जैसे ही मोहम्मद शाह रंगीला को ये बात पता लगी कि भाई इसने तो सेटल कर दिया, कितने 50 लाख में, इतना बड़ा बात, हार भी गए थे, सब कुछ लौटा दिया, इसने उसको तुरंत तुरंत जो है कई सारी उपाधियों के साथ नवाजा, ठीक है ना। कम से कम 15-20 उपाधियां हैं, नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, एक भी नाम आप याद नहीं रखिएगा, सिंपली आप याद रखिएगा उसको क्या बनाया, मीर बख्शी। अब जैसे ही मीर बख्शी बनाया तो सादत खान को ये बात पता लग गई, बेचारा वो कैंप में था, बात तो हल्ला हो ही गई कि ऐसा ऐसा सेटलमेंट हुआ है और अपोजिट साइड में ये हुआ है कि मीर बख्शी इसको बना दिया है, किसको, तो भाई निजाम उल मुल्क को। अब जो है बुरहानुल मुल्क का एकदम चेहरा सादत खान का फूल गया, उसने बोला मुझे अपॉइंटमेंट कराओ इससे। तो बड़ा आदमी था, ऐसा तो कोई छोटा आदमी तो था नहीं कि भाई मिलना चाहता, एक मिलिट्री जनरल थे और इतने बड़े एम्पायर के बाद अवध के नवाब थे और मतलब काफ़ी अहदेदार थे, मतलब ऐसा रिस्पेक्टेड मैन थे। एंड ही हैज़ ए कनेक्शन विद ईरान ऑल्सो, देवर फ्रॉम ईरानी पार्टी से थे वो, शुरू से ईरान से ही आए हुए थे वो लोग, ठीक है ना, शिया मुस्लिम्स, तो ईरान से उनका कनेक्शन था, तो बहुत सारे लिंक थे। वो जाते हैं, बुरहानुल मुल्क गेट्स एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम होम, फ्रॉम नादिर शाह, ठीक है, कि नादिर शाह से अपॉइंटमेंट होता है। उसने बोला कि आपको कितना दे रहा है वो, तो बोला 50 लाख रुपए, कैसे कैसे, तो बोला 20 अभी देगा, 10 ऐसे देगा, 10 वहाँ देगा और 10 वहाँ देगा। तो बोला बस 50 लाख, तो बोला हाँ भाई 50 लाख, उस जमाने में 50 लाख 50 लाख होते थे, 2 लाख तो जॉन सरमान लेकर आया था, तो वहाँ उस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ गए थे कि तू 2 लाख रुपए खर्च कर दिए तूने, ठीक है, यहाँ तो 50 लाख की बात है भाई, पूरा हमारा खर्चा उर्चा हो गया। बोला कि आप मूर्ख हैं। नाजिर साहब बोला ऐसा, बोला तू क्या दिलवा सकता है, बोला मैं आपको 20 करोड़ रुपए दिलवाऊंगा, याद रखना इस बात को मेरी। बोला कि 20 करोड़ रुपए आपको दिलवाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप दिल्ली चलो, अब मैं जैसा कहूंगा वैसा करो। तो बोला तू 20 लाख, बोला याद रखना नहीं तो जान ले लूंगा तुम्हारी, बोला हाँ ले लेना सर, आपको मेरा हाँ है। लेकिन अब देखो गद्दारी कहाँ होती है, इसको बनना था मीर बख्शी, नहीं माना, तो उसने बोला कि भाई अब मैं बताता हूँ तुमको, मैंने जान लगाई, मैं फंसा हुआ हूँ और तू उसको यहाँ पे यारे वफादार फलाना ढिमकाना ये टाइटल दिया जा रहा है, तो ये नहीं चलेगा। जलन, जलन एक ऐसी चीज है जो हमेशा ही बड़े परिवार, बड़े लोगों या फिर जहाँ भी के बड़ी संस्थान, हर जगह पे मौजूद होती है, और वो मोस्ट डेंजरस कंपोनेंट होती है कहीं भी। मतलब मैं हिस्ट्री से आउट जा रहा हूँ लेकिन फिलोसफी में चला जा रहा हूँ, लेकिन आप याद रखिएगा हिस्ट्री में अक्सर आप इस कंपोनेंट को पाइएगा, जलन। गद्दारी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह होती है जलन होती है। इसने जलन में कि भाई मैं फंस गया और मुझे पूछा भी नहीं, और तुमने उसको इतना सब कुछ दे दिया, थोड़ा वेट कर लेते, मुझे छुड़वा लेते, मैं भी था, मुझसे काउंसिल कर लेते, ठीक है। लेकिन अब ये बात जब नहीं हुई तो उन्होंने बोला कि हम तो तुमको हटा देंगे, भाई अब तुम राजा नहीं रहोगे, अब हमारे हिसाब से चलो, बहुत हो गया तुम्हारा रंगीला, रंगीलापन देख लिए, अब हम बताते हैं तुम्हारे साथ क्या करते हैं। इसने बोला कि भैया हम तुमसे दिलाएंगे 20 करोड़ रुपया, आप याद रखना इस सम को, आप पढ़ लेना किसी भी सोर्स में, 20 करोड़ रुपया टू बी एग्जैक्ट। ये पूरे मुगलिया सल्तनत की कीमत लगाई थी किसने, बुरहान उल मुल्क ने। उसकी सजा उसको मिलती है, ज़्यादा दिन नहीं, 15-20 दिन में उसको सजा मिलेगी अभी, ठीक है। जो होता है ना बुरे काम का बुरा नतीजा, जलन का उसको अभी मिलेगा। जलन जो है सबसे पहले उसी चीज को जलाता है, जैसे एसिड जिस बोतल में रखा रहता है पहले उसको जलाता है, उसी तरह जलन सबसे पहले बुरहानुल को जलाता है, कैसे अभी पता लगेगा। अब जो है भाई 50 लाख के जगह पे 2 करोड़, 20 करोड़, सॉरी 20 करोड़ जब मिलेंगे तो सर्टेनली कि भाई इसका पल्ला तो भारी हो जाएगा ना, ये तो ऊपर चला जाएगा। 50 लाख है ही क्या 20 करोड़ के सामने, सीधा 40 गुना की बात हो रही है, 40 गुना, 40 टाइम्स, 40 × X, ठीक, 40 गुना। अब नादिर शाह ने देखा कि यार इतना पैसा, तो पैसा ही पैसा, बोला हाँ, बोले चलो, चले। इसने बुलाया बात के बहाने किसको, मोहम्मद शाह रंगीला को, MSR लिख रहा हूँ, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला को, कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। बुलाया अपने कैंप पे साइड, कैंप में बुला के बंदी बना लिया, बोला कि अब आप हमारे बंदी हो। बोले क्या करें, बोले ऑर्डर दिया जाए कि सेना वापस जाए, और एक घोषणा होती है, वो 3 कोस लंबी और 1 कोस चौड़ी सेना को यहाँ से कोई डायरेक्ट करता है बगाड़ा नगाड़ा बजा करके कि यू आर अबेंडन, आप घर जा सकते हैं, महाराज हमारे साथ हैं, एम्पायर इज विथ अस, आप कृपया करके घर जाएं।
इतना भयंकर कंफ्यूजन मच जाता है मतलब वहाँ पे कि मतलब सेना को पता ही नहीं कि खाना कौन देगा, राशन कौन देगा। अब तो बुरहानुल मुल्क भी पकड़ा गया है और चिंकलेज खां को तो अब कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या करें। अब क्या हुआ कि गाजे बाजे के साथ मोहम्मद शाह रंगीला के साथ स्वयं जो है नादिर शाह कहाँ आते हैं, दिल्ली, रेड फोर्ट, शाहजहानाबाद। ठीक है, तो कौन भाई, पूरे द्वार के साथ स्वागत होता है किसका, तो नादिर शाह का। उसके साथ कौन आते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला। और उसके साथ कौन है, तो बुरहान उल मुल्क, जो इसको 20 करोड़ का वादा कर चुका है। अब मोहम्मद शाह रंगीला के साथ ड्रैग होने होते हैं पूरे, जितनी सेना वेना सब पीछे पीछे। चलो भैया अब क्या कर सकते हैं। हाँ, तो निजाम उल मुल्क भी इसके साथ रहते हैं। अब यहां पर आकर के नादिर शाह कहता है बुरहानुल मुल्क को कि बेटा अब तुम 20 करोड़ रुपए मुझे दो, नहीं तो जान से जाओगे। बोला था अब आ गए दिल्ली, चलो 20 करोड़। तो बोला एक दिन में थोड़े हो, कुछ टाइम दो। अब बुरहान मुल्क को लगा था कि ये चुपड़ी चुपड़ी बातों में इसको मना लेगा, लेकिन नादिर शाह ऐसा आदमी था नहीं कि इसको इतना आसानी से मना। बहुत ही फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग। नादिर शाह क्या है, एक भेड़ चराने वाला का बेटा, इतना बड़े। कहते हैं कि जब नादिर शाह अपने फुल फ्लेज में था, मतलब बैटल ऑफ करनाल के टाइम, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो उसको हरा सके। देयर वाज नो वन टू चैलेंज नादिर शाह। याद रखने का इस बात को, जब नादिर शाह अपने पीक पे था। ठीक है, नादिर शाह की ये ताकत थी। तो इवन इन यूरोप, उस समय यूरोप में भी कोई उसको चैलेंज नहीं दे सकता था, मतलब दुनिया में, मतलब एकदम ऐसे जबरदस्त चीज थी नादिर शाह। ठीक है, तो नादिर शाह जो है दिल्ली पे हावी हो जाता है। लेकिन सॉरी, एक सेकेंड, व्हाट हैपेंड। तो नादिर शाह जो है दिल्ली पे हावी हो जाता है, और वहां पर भाई अपने टर्म्स एंड कंडीशन। अब ये होता है कि जो उनका प्राइवेट रूम था, प्राइवेट रूम किसका, मोहम्मद शाह रंगीला का, वहां पर रहते हैं नादिर शाह विथ हिज बेस्ट कंसर्ट। आप याद रखिएगा कि जो उनकी बेस्ट कंसर्ट थे, ठीक है, उनके साथ रहते हैं। ठीक, मान बाई नाम था, याद रखिएगा। मान बाई उस समय की सबसे बड़ी तवायफ होती थी। ठीक है, और उनका बहुत चर्चे हैं, मतलब अगर बाजार गॉसिप्स आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा। लेकिन मान बाई का एक रोल आएगा, वो रोल क्या आएगा अभी ये बताऊंगा, इसलिए उनका नाम ले लिया। कि आप याद रखिएगा कि इनके साथ रहते हैं नादिर शाह खुद कंफर्ट के लिए, और ये शिफ्ट हो जाते हैं जनाना में। अब रहने के लिए कोई जगह नहीं है, जो आपका रूम था वो ले लिया, तो भाई आप कहाँ जाएंगे, तो जनाना में शिफ्ट हो जाते हैं। और आपकी जनाना कहाँ है, तो यहाँ पर भाई, ये तो आलम हो गया था। ठीक है, अब बात आती है फिर, अब एक दो दिन बीते, एक दिन, तो भाई हिंदुस्तानी लोग भी यूनिक होते हैं, इनको बुलाया, और बाजार में ये अफवाह फैल गई कि नादिर शाह मर गया। ठीक है, बाजार में ये फैसला हो जाता है कि नादिर शाह इज डेड, कुछ खिला के मार दिया उसको। ये बाजार में जैसी अफवाह होती है, कुछ ईरानी, मतलब ईरानी कहेंगे, पर्शियन सोल्जर्स जो है जाते हैं बाजार। ठीक है, आज के डेट में ये एकदम रेलवे स्टेशन के बाद पहाड़गंज है, ठीक है, वहीं पे। ठीक है, पहाड़गंज के बगल में, पहाड़गंज से ही शुरू होता है। ठीक है, तो पहाड़गंज में जो है ना, आज भी वो जगह है इसलिए बता दिया, और रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने है आज। तो वहाँ मार्केट लगा था, और वहाँ पर वो जाते हैं मंडी में, तो उसका रेट सोर हो गया था, क्योंकि भाई अब टाइम ऑफ क्राइसिस में तो ऑटोमेटिकली चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। तो ईरानी सोल्जर्स ने इंटरप्ट करने की कोशिश करी कि भाई हमें सामान सस्ते में दिया जाए। व्यापारियों ने बोला, मर्चेंट सेड नो, हम आपको सामान सस्ते में नहीं देंगे, यही रेट है, आपको इसी में इम्प्लाई करना पड़ेगा। इसी में कुछ झगड़ा होता है, एंड मर्चेंट एंड हैज ईरानियन सोल्जर है अल्टर कास्ट, मतलब झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा ऐसा होता है कि 15-20 ईरानी सोल्जर्स मार दिए जाते हैं, किल्ड। और धीरे धीरे पूरा दंगे का रूप ले लेता है, जहां भी ईरानी सोल्जर्स देखते हैं लोग उन पर अटैक कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, पूरा क्योटिक सिचुएशन रहता है।
दिस फ्यूरिएटेड मतलब गुस्सा दिला देता है किसको, नादिर शाह को। उसके बाद नादिर शाह ने मतलब जो किया, आज तक दिल्ली के इतिहास में तैमूर ही एक ऐसा आदमी है, तैमूर लंग, ठीक है, जो मुगलों के 1398 में आया था, मुगलों के एंसेस्टर थे। तैमूर लंग को छोड़ के और किसी ने नहीं किया था कत्लेआम, मैसेकर, और पूरा सिस्टमैटिक मैसेकर। एक मस्जिद है दिल्ली में, ठीक है, वहां जाकर के खड़ा हो जाता है नादिर शाह, एंड ही ऑर्डर्स हिज मैन कि प्लंडर एवरीबॉडी एंड किल एनीबॉडी। हो लोगों ने क्या किया कि अपनी बहू बेटियों को खुद से मार दिया और अपने घरों को आग लगा दिया। क्या करते हैं, इज्जत भी तो एक चीज है। अपने बहू बेटियों को आग लगा मार दिया और घर को आग लगा दिया, एकदम आंखों देखे जो लोग थे। फिर जो है 3-4 घंटे मैसकर चलते रहे दोपहर तक। बुरहानुल मुल्क जो है मतलब कुछ भी नहीं कर रहा था, उसकी तो हालत खराब थी, मतलब वो कुछ कर नहीं सकता था। निजामुल मुल्क ने क्या किया, पहले गया बुरहानुल मुल्क के पास और विनती करी कि भाई तू मेरे से, ठीक है मेरे से दुश्मनी है, मान जाते हैं, मैं तेरे हाथ पड़ता हूँ, लेकिन तू चल उसको मना ले यार, खत्म करिए बात, इतने लोग यार मर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बुरहानुल मुल्क मिलने से मना कर देता है कि यार तू मेरे से नहीं मिलता, अभी नहीं मिलूंगा। अब वो जान रहा था ये जोर जोर से गुहार लगाता है, बुरहानुल मिलने से मना कर देता है। एंड बुरहानुल मुल्क जो है अपने हाथों को जो है अपनी पगड़ी निकालता है, अपने हाथों को बांधता है और घुटनों पर उस मस्जिद पर चढ़ता हुआ, ठीक है, घुटनों के बल पर उस मस्जिद पर चढ़ता हुआ उसके पैर पकड़ लेता है नादिर शाह के। बहुत सारी खामियां होगी बुरहानुल मुल्क में, लेकिन उस दिन उसने एक ह्यूमैनिटी का एक बड़ा जेस्चर दिखाया, इतना बड़ा आदमी होकर के उसके पैर पकड़ लिया और माफी मांगी कि मैं, मेरा सिर काट दो लेकिन लोगों को बख्श दो, ये मतलब जाति बंद कर दो। उनको पता नहीं था, जिसने भी किया उसने, उन्होंने तो नहीं किया था, उनको नहीं पता, आपको पता है। इस इंसिडेंट के बाद फिर उसने ऑर्डर दिया नादिर शाह ने कि कत्लेआम बंद किया जाए। लास्ट से बोलते हैं कुछ लोग कि 39,000, अब जो डाटा मैंने पढ़ा है यही है, लेकिन लोग बोलते हैं कि शहर में तो मतलब कोई बचा ही नहीं था, चांदनी चौक ये सब तो साफ हो गए थे एकदम। रॉटन स्मेल, ठीक है, रॉटन स्मेल जो है मतलब मांस के सड़ने की बदबू, चील कौवे दूर दूर तक, ऐसा मतलब कत्लेआम दिल्ली रहा ही नहीं। उस दिन दिल्ली दिल्ली नहीं था। बुरहानुल मुल्क ने उसी रात को थोड़ी देर बाद जहर खा लिया। ही पॉइजनड हिमसेल्फ कि अब तो पैसा तो देने से रहा, पैसा था ही नहीं इतना, ये तो सोचा था कि इधर से पटा वटा लेंगे और इस तरह की अफवाह फैला के इसको मरवा देंगे, लेकिन ही पॉइजनड हिमसेल्फ कि नहीं, अब नहीं हो सकता। उसने अपने आप को जहर दे लिया। एंड हिज सन इन लॉ जो बाद में राजा बने, ठीक है ना, उतना ज़्यादा नाम आपको दूंगा नहीं, याद हो जाए, ही गेव हिम 2 करोड़ रुपीस, ठीक है, आप नाम याद रख लेना, सफदरजंग। दिल्ली में एक बड़ा फेमस हॉस्पिटल है सफदरजंग हॉस्पिटल, सफदरजंग एनक्लेव भी है, उसी के नाम पर है। सफदरजंग ने मतलब 2 करोड़ रुपए दिए उसको, ठीक है, कि 2 करोड़ रुपया मेरे तरफ से लो, और लोगों से, मर्चेंट से जो पैसे जहां से हो सके इसने खींचे, टोटल 30 करोड़ रुपीस। इतने में कहाँ मानने वाला था। मान भाई ने देखा कि ये रोज मान भाई से पूछता कि भाई इतने कहाँ है, उतने कहाँ है। अब मान भाई बेचारी एक मतलब क्या बोले, एक प्रोस्टिट्यूट भी कह सकते हैं, एक गलत वर्ड है, उस समय में एक तवायफ थी, एक काफ़ी हाई क्वालिफाइड तवायफ थी, ठीक है। तो मान भाई ने कंसोल करने की कोशिश करी कि ये सब क्या कर रहे हो, तुम लेकर जाओ ये सब। बोला आप भी चलो, बोला मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। मान भाई नहीं गई, मान भाई को कह रहा था, उसने पर्सनली काफ़ी अवॉइड किया था। तो मान भाई टोल्ड कि इसने बोला कोहिनूर कहाँ है, तो मान भाई ने बोला कि यहाँ वहाँ नहीं, किसके, बादशाह के ताज में है, ठीक, कि जो क्राउन है ना, ठीक है, उसमें छुपा है कोहिनूर। इट वॉज मान बाई हु टोल्ड इट, ओके।
मान भाई ने कहा कि बादशाह के सिर में जो पगड़ी पहनते हैं उसमें कोहिनूर। तब नादिर शाह ने बोला कि ठीक है अब हम जाएंगे। और एक बात, नादिर शाह ने 2 महीने बाकायदा दिल्ली में रूल किया, ठीक है। अपने नाम का खतबा पढ़वाया, मिंटेड कॉइन्स, अपने नाम पर कॉइन्स स्विच करवा लिए इतने दिनों के बीच में, ठीक है। खतबा पढ़वाया कि हम हैं, कॉइन मिंट कराएं। और 2 महीने ऑफिशियली पर्शियन रूल के अंदर टोटल मुगल स्टेट रहा, ठीक है, 2 महीने। सो इंडिया के 2 महीने रूलर रहे कौन? नादिर शाह, इतने जालिम आदमी, ठीक है। और सब्जेक्ट टू गिफ्ट में क्या दिया? मौत और प्लंडर, यही मिला, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं भी नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता। हिस्ट्री में अगर लीनियंट से लीनियंट इंसान भी होगा तो नादिर शाह को इस बात के लिए माफ़ नहीं करेगा कि उसने मजबूरों और मजलूमों की हत्या करवाई थी। 39,000 का पैसा, ठीक है, लूट लिया, कोई बात नहीं, वो तो आ ही जाता दिल्ली में वापस, बहुत सारे इतिहास है उसके। लेकिन ये मजलूमों के साथ जो अत्याचार हुआ, इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी सादत खान उनके लोगों की थी, या जो मुगल मतलब ब्यूरोक्रेट्स की थी जिन्होंने ये अफवाह फैलाई थी। उनको अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने मीन थॉट्स के लिए इतने लोगों को मरवा दिया जो अब हमारे यहाँ के हिस्सा नहीं है, ठीक है। कई लोगों को जलना, जलना मतलब सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ मतलब मौत होती है, आप याद रखिएगा। बहुत सारे मौत के तरीके हो सकते हैं, लेकिन जलना वर्स्ट फॉर्म होते हैं, ठीक। उसके बाद इसने 30 करोड़ रुपए वसूले, ठीक है, कैश। 20 करोड़ का वादा था, 30 करोड़ ले लिया, ठीक है, बूटी में। और उसके साथ ले गया पीकॉक थ्रोन, तख्त ताउस, ठीक है, जिसको मयूर तख्त भी कहते हैं, ठीक है, जो शाहजहां ने बनवाया था। उसकी कीमत उस समय 2 करोड़ बोलते थे, ठीक है। और जिस दिन जाने लगा तो उसने टोपी बदली, क्या अब हम टोपी बदलेंगे, तो साथ में कोहिनूर भी ले गया। ये विलियम डेरी लिम्पल के बुक में बहुत अच्छे से दे रखी है, ठीक है। कोहिनूर द मोस्ट इन्फॉर्मस डायमंड है, मैंने पढ़ी है, विलियम डेरी लिम्पल की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप पढ़िएगा उसमें अगर आपको शौक है तो वो कोहिनूर ले गया। इसीलिए कई बार अगर आप नादिर शाह का देखते हैं तो बहुत बार मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के फोटोज जो है ना इंटरमिंगल हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक तरह का ताज पहने हैं। पहले वही ताज इसने पहना, क्या कहते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला ने, और उसके बाद उसने वो पहनना शुरू कर दिया क्योंकि उसमें कोहिनूर था। तो कोहिनूर इसी के साथ जाता है ईरान, वापस जो ईरान में जाता है कोहिनूर, यही हिस्ट्री है उसकी कि कोहिनूर जो ईरान जाता है वो इसी से जाता है। इससे पहले दरियाए नूर ने हुमायूं ने गिफ्ट किया था, ठीक है। हुमायूं ने जब वो भाग रहा था तो अपनी जान बचाने के लिए और हेल्प लेने के लिए दरियाई नूर जो है गिफ्ट कर दिया था उसको, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस रूबी। दरियाई नूर लाल कलर का है, ओ सॉरी, तो जो दरियाई नूर है इट इज़ ऑफ रेड कलर, रेड कलर रूबी है, ठीक है। और कोहिनूर तो वाइट है, ग्लिटर सा, द सन बोलते हैं ना, सनशाइन, वैसा ग्लिटर है उसका। अभी कहाँ है? लंदन टावर में है, ठीक है। किसके? तो क्वीन विक्टोरिया के मुकुट पे है, ठीक। सो ठीक है, इतनी जानकारी काफ़ी है। तो आप समझे कि इतने के बाद जो है वो ले जाता है। नादिर शाह के इन्वेशन के बाद जो है दिल्ली का कोई वजूद रहता नहीं, वो दिल्ली ख़त्म। उसके बाद मैंने बोला ना 1912 में जाकर के दिल्ली वापस आता है। अब नादिर शाह गया और वहाँ पे 1747 में डेथ हुई, वहीं पे बात नहीं रुकती है। 1747 में डेथ होती है, लेकिन नादिर शाह के इन्वेशन के बाद दिल्ली कुछ वैसा रह नहीं गया था, ना दिल्ली रह गया था ना मुगल एम्पायर रह गया। उस दिन से मोहम्मद शाह रंगीला के बाद किसी भी राजा की कोई वजूद नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं। आप ऐसा मान लीजिए कि एकदम पपेट, पपेट में भी जीरो। उसके बाद जो हुए उसमें तो नाम बताऊंगा, तो ऐसे जैसे शाह आलम हुए तो बोलते रूल ऑफ शाह आलम फ्रॉम दिल्ली टू पालम, पालम में एयरपोर्ट है आज की डेट में, मतलब इतना गिर गया, लेकिन फिर भी लेगेसी थी। अब उसके बाद क्या होता है आप देखिए कि वन थिंग लीड्स टू अदर, ठीक है ना। अभी गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जो है 1747 में डेथ होती है इसकी, किसकी? नादिर शाह की, ठीक है। उसका एसेसिनेशन होता है, मार दिया जाता है, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली भाग करके कांधार आ जाता है, और कांधार, काबुल और गजनी को जोड़ करके आज का डेट में प्रेजेंट डे अफगानिस्तान की रचना करता है।
ये है फाउंडिंग फादर ऑफ अफगानिस्तान ऑफ प्रेजेंट डे। उसके अफगानिस्तान दुर्रे दुरानी बोलते थे, दुरानी ट्राइब से आता था, दुर्रे दुरानी, बट ही वाज अ स्लेव, स्लेव ऑफ होम, अ स्लेव ऑफ अ स्लेव हिमसेल्फ। किसका? तो नादिर शाह का, ठीक है, उसका स्लेव था। एंड नादिर शाह से कि उसके कैरेक्टर एबिलिटी, ठीक है, और हिदमत, जिसको करेज बोलते हैं ना, कैरेक्टर एबिलिटी एंड करेज, उसके जोड़ का आदमी ना उसको हिंद में मिला, ना फारस में मिला, ना तुरान में मिला, ना ईरान में मिला, ठीक है, ना अफगान में मिला। ऐसा आदमी था और उसने प्रूव किया इस बात को। ऐसी बात नहीं है कि मतलब अहमद शाह अब्दाली एक मतलब जीरो रेवेन्यू स्टेट है, इसमें क्या अफगानिस्तान से क्या रेवेन्यू जनरेट करेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन वो चाहता तो हिंदुस्तान पे कब्जा कर सकता था कई बार, लेकिन कभी वो उसने अफगानिस्तान नहीं छोड़ा, ड्यू टू द लव ऑफ। वो एक पोएट भी था, वो लिखता है इस बात को कि तुम्हारी वादियों को देख करके मैं हिंदुस्तान का तख्त छोड़ देता हूँ। अफगानिस्तान के प्रति अपने प्रेम में वो लिखता है, ही वॉज अ पोएट, वो लिखता है कि मतलब तुम्हारे प्रेम में, मतलब अफगानिस्तान के प्रेम में वो जो है हिंदुस्तान का तख्त छोड़ देता है, कोहिनूर का तख्त भी उसको भाता नहीं है, ठीक है, कि वहां नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, ठीक। अब वो ऐसे तो कहते हैं रिकॉर्ड्स में कि 5 बार रेड करता है, तो गुरु गुड़ और चेला चीनी, ठीक है, गुरु ने एक बार आया लूट लूट के ले गया, ये बोला मतलब बार बार लूटें, क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के पास अपनी रेवेन्यू थी नहीं, तो बोला रेवेन्यू कहाँ से लेंगे, तो इंडिया से लेंगे। उधर जा नहीं सकता था, उधर उसकी हालत खराब हो जाती वेस्ट जाने में, फर्दर वेस्ट वो जा नहीं सकता था, तो बोला ईस्ट में आएंगे, ईस्ट में आकर के लूटना शुरू करा, ठीक है। और साउथ में मराठा भी तब तक पूरे फुल फ्लेज स्ट्रांग हो चुके थे, ठीक है ना। जो साउदर्न पार्ट था इंडिया, मराठा भी अब नॉर्थ की तरफ, मराठा भी अटक का पानी पीने लगे थे, फ्रॉम अटक टू कटक, समझे, द मराठा हॉर्सेज यूज टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, अटक से लेकर कटक तक, ठीक। तो अब आप सोचिए कि वो उधर से आना शुरू हुए, तो अफगानिस्तान से जो है ना 5 बार इसने अटैक किया, ठीक है। पहले पंजाब में किया एक बार, तो पहले बार तो उतना हार गया, लेकिन उसके बाद से कॉन्स्टेंटली बार बार रेड करना शुरू करा, ठीक है। और डीप ट्रेंच में ऐसी हालत आई कि एकदम मतलब 1758 तक आते आते इसने मतलब नॉर्थन इंडिया की हालत खराब करके रख दी। कहावत ये हो गई, पंजाब में आज भी एक कहावत है कि खांदा पीता लवादा और बाकी सब अब्दाली ले जाता। मतलब जो खाया पिया और तन को लगा वही तुम्हारा है, बाकी सब अब्दाली उठा के ले जाएगा। उसके हर साल रेड होते थे, फ्रीक्वेंट रेडर था कि आए हैं टैक्स, वो एक तरह का रेड टैक्स था उसके लिए, ठीक है, आया है रेड करे और चला गया। अब उस समय गद्दारों की कमी तो दुनिया में है नहीं है, भारत में खास करके, ठीक है, गद्दारी में पीएचडी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ना काम है, ठीक है। तो यहाँ पर थे उसका एक आदमी नजीब उद्दौला, ठीक है, ठीक, नजीब उद्दौला उसका एक आदमी था, ये एक रोहिला पठान था। आज का जो प्रेजेंट डे मुजफ्फरपुर है उसके ऊपर का एरिया है, वहाँ ये लोग एक ट्राइब है, अफगान ट्राइब है, वहाँ बसी दो सेकंड या थर्ड जनरेशन थे, तो दे हैड लिंक्स विद दिस, सो दे यूज्ड टू कनेक्ट देम विद अफगानिस्तान, ठीक है। ये क्या था उस समय? मीर बख्शी, ठीक है, मीर बख्शी किसके दरबार में? तो भाई उस समय आलमगीर टू का राज था। आलमगीर टू, ठीक है। हाँ, अब उसके लाइन में बता देता हूँ इन ऑर्डर कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, कि जब मोहम्मद शाह रंगीला की डेथ हुई, तो उसके बाद अहमद शाह, अहमद शाह अब्दाली नहीं, अहमद शाह ये दूसरे अहमद शाह है, वो राजा बने, ठीक है, वो मतलब ये बादशाह। और उसके बाद आलमगीर टू, जिसके बाद हम बात कर रहा था, ठीक है। ठीक, तो आलमगीर टू, अब इन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, क्योंकि मैंने बताया कि मराठास का भी साउथ से इन्फ्लुएंस बढ़ चुका था, और दिल्ली को अब जो है बार बार मराठा रेड का सामना करना पड़ता। दिल्ली के आसपास के जो एरिया थे, जैसे पूरा ये एरिया था आपका कंप्लीट, जैसे कि फॉर एग्जांपल राजस्थान, ये सब सब जगह पे मराठाओं का राज हो चुका था। मराठा हिस्ट्री में ठीक से पढ़ा दूंगा आपको, आप बस ब्रॉड आउटलाइन जानिए
कि उन पर मराठाओं ने कब्जा, सबसे सरदेशमुखी और चौथ तो सभी से लेना, सरदेशमुखी तो मराठा लैंड से लेते थे, लेकिन चौथ सबसे लेना शुरू कर दिया कि चौथ दो, जिसमें मेवाड़ मारवाड़ सब आ गए थे। ठीक है, कोई नहीं बचा था इनसे, मेवाड़ मारवाड़ जाट सारे रूलर्स इनको चौथ दे रहे थे। ठीक है, तो 1/4 टैक्स तो मराठा ही लेके जा रहे थे। इसमें भाई फिर वही हुआ कि रोहिला जो सरदार थे, नजीबुद्दौला जिसको बोला, ये इनवाइट करता है कि आप आ जाइए सब, दिल्ली आ जाइए। बोले दिल्ली आ जाए? बोले हाँ आ जाइए। बोले क्यों? बोले सर आपको पैसा दिलाते हैं। बोले हाँ? बोले हाँ। बोले है क्या? बोले अरे सर बहुत कुछ है, आप आइए तो। बोला कि कुछ बचा हुआ है? बोला अरे बहुत कुछ है, आप टेंशन। लेकिन इसका मेन इंटेंशन ये था कि मैं जो है इनको रिप्लेस ना करूं, पपेट बना करके राजा को रखूं। ठीक है, ठीक। और इसके साथ साथ जो है ना, उस समय जो वजीर थे, ठीक है ना, वजीर, ठीक, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला नहीं थे, सुजाउद्दौला, इमादुद्दौला, इमादुद्दौला, समझे ना? इमादुद्दौला वो वाले नहीं जिन पर टॉम है, ये दूसरा इमाद था। ठीक है, याद रखिएगा। इमादुद्दौला, DAU है, इमादुद्दौला, इमादुद्दौला। और ये दूसरा क्या नाम था, नजीब उद्दौला। ये दोनों में कांस्टेंट स्ट्राइफ था, वर्सेस थे एक दोनों। ठीक है, एक ने अफगानिस्तान का पक्ष पकड़ लिया, दूसरे ने मराठाओं का पैर पकड़ लिया। ठीक है, लेकिन याद रखना कोई किसी का नहीं है यहाँ पे, पैर बस इसीलिए पकड़ रहे हैं कि जो जिसके जो जरूरत पड़ रही है तो उसमें, क्योंकि नजीब के अच्छे संबंध किससे थे? होलकर से थे। ठीक है ना, होलकर्स वर नॉट ट्रीटेड वेल बाय द सिंधियास इनिशियल डेज में। ठीक है, और बाकी मराठाओं खास करके साहू, मतलब मराठा, क्योंकि वो ब्राह्मण हायर की थी, बट स्टिल होलकर्स वर नॉट ट्रीटेड वेल, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना, स्टिल मल्हार राव होलकर का अपना ही एक इतिहास है, मतलब उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन इट वर नॉट, दे वर नॉट ट्रीटेड वेल, ये बात एक स्टैब्लिश्ड फैक्ट थी। एंड ही हैज क्लोज रिलेशन, मल्हार राव होलकर हैड क्लोज रिलेशंस विद नजीबुद्दौला, ये एकदम स्टैब्लिश्ड फैक्ट है, आप चेक कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इमादुद्दौला का था कि भाई कुछ नहीं तो तुम उधर हो तो मैं इधर हूँ। ठीक है, और बीच में कौन है? तो बीच में उस समय महाराजा हो गए थे आलमगीर टू, AG2 कर देता हूँ। ठीक है, आलमगीर टू। ठीक, अब ये बेचारा पिस रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक, तो नजीबुद्दौला ने देखा कि मराठा भारी पड़ते जा रहे हैं बार बार। उसमें एक क्या हुआ कि पंजाब को जब स्टार्टिंग में रेड होने लगे पंजाब में, तो मोहम्मद बिन रंगीला ने क्या किया था कि इसने पंजाब दे दिया कि तू रख ले भाई, पंजाब, पंजाब रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, रेड वेड मत किया कर, तुम्हारा हुआ, तुम उधर रहो, हमको इधर रहने दो। ठीक है, अब जिसको पंजाब मिल गया वो सोचेगा कि दो आप भी ले ले। यही तो दिक्कत है, दिक्कत यहाँ शुरू होती है कि लालच का कोई अंत नहीं होता है। पहले बफर स्टेट के रूप में लिया और फिर आप बोले कि अब तो पूरा ही दे दो हमको। ठीक है, दो आप तक दो, आराम से खाएंगे पिएंगे, हरियाणा वरियाणा सब हमारा रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ मराठास थे, मराठास ने रघुनाथ राव को भेजा। ठीक है, नॉर्थर्न एक्सपेडिशन पे जो पहले बार आया, तो पहले इसने बुलाया, तो आया, तो ये जब आया ना, क्या कहते हैं, अहमद शाह अब्दाली जब पहली बार दिल्ली आया, तो इसने जो है दिल्ली तक लूटा, आलमगीर को रिकॉग्नाइज किया राजा, ऐसी बात नहीं कि तू राजा रहे, कोई दिक्कत नहीं। फिर मथुरा लूटा और साथ में आगरा तक लूटा, पूरा लूटा और लूट के वापस गया। अब मराठा यूजुअल लेट पहुंचे, हाँ हिंदुस्तानी में थोड़ा लेटनेस तो है ही, लेट लतीफ पहुंचे। तो रघुनाथ राव आए, राघोबा बोलते हैं इनको। इनका स्टार्टिंग में बहुत ही कैरिस्मेटिक रोल था, बाद में बहुत है, वो तो पुरानी कहावत है, आइदर डाई यंग एज अ हीरो और लिव लॉन्ग टू बी एज अ विलन।
तो हीरो नहीं बन पाए, बाद में विलन बन गए, स्टार्टिंग में हीरो ही थे। ठीक है, तब तक रघुनाथ राव आते हैं। रघुनाथ राव आते हैं तो दिल्ली तो मतलब ठीक है, रिस्टोर किया, देखा कि क्या है, सब ठीक है, भगा भगा दिया। नजीमुद्दौला भाग लेता है यहाँ से। ठीक है, और ये जाते हैं पंजाब। पंजाब में इसने क्या किया था, अभी इमादुद्दौला ने, मतलब शेख अदीना बेग, ये याद रखना, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाला डिटेल में, कि व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो ये था द रिमूवल ऑफ शेख अदीना बेग। ठीक है, ठीक, मतलब शेख अदीना बेग क्या हुआ कि इमादुद्दौला ने इसको इंस्टॉल किया। ठीक है, उधर से आता है, क्या कहते हैं, कौन, अब्दाली, इसको हटा देता है और अपने बेटे तैमूर को खड़ा कर देता है, और एक आदमी को रखता है इम्पोस्टर वहां पे, वही उसको मतलब तैमूर के नाम पे देता है, बाकी उसको रखता है। और यहाँ से जब राघव आते हैं तो बोलते हैं शेख अदीना बेग को फिर इंस्टॉल कर दिया, बोले तू रहेगा, वहां से हट, अटक तक हमारा, अटक से कटक बताया ना। तो ये जो है अभी अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। आप देखिए ये बॉर्डर्स हैं इंडिया के, यहाँ पे कटक है उड़ीसा में। ठीक है, और यहाँ पर इंडस के साथ, इंडस के गौज के सामने ये अटक है। ठीक, यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमारा, उनका कहना यह था कि हमारा घोड़ा यहाँ से यहाँ तक पानी पड़ेगा। कलर भी अच्छा है, भगवा को सूट करता है उनका जो सिंबल था। तो यहाँ पर जो है इन्होंने बोला कि अटक तक जीता, और यहाँ एक पोस्ट बनाया, और वहां से बोला कि भाई हम, ये हमारा होगा, कोई दिक्कत है, हिंदू पद शाही, हिंदू पद शाही। ठीक, हिंदू पद शाही, हिंदू पद शाही। बाद में इन्होंने बंगाल वंगाल पर भी पूरा रेड बैठ किया, लेकिन प्रॉपर एरिया इतना इनके हाथ में था। तो ये, अब ये पंजाब पूरा इन्होंने बोला कि यार पंजाब तू ले लिया और अदीना बेग को वापस इंस्टॉल कर दिया, इतने तेरे हिम्मत। इस पर जो है मतलब डायरेक्ट चैलेंज लिया, किसने, अहमद शाह अब्दाली ने। जैसे ही राघव वापस आते हैं, फिर से जो है इन दोनों में शुरू हो जाता है खटपट। तो बताया था ना, इमादुद्दौला और नजीबुद्दौला। ठीक है, खटपट शुरू हो जाता है। नजीब पर चोट की कुछ रकम बाकी थी, इसने पैसे नहीं दिए थे, नजीब को भी इन्होंने टारगेट किया मराठाओं ने कि तू जो है बहुत है। तो राघव बाग है तो पहले तो सरेंडर बोल गया कि हाँ सर आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो पैसे भिजवा देना। हाँ भिजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पैसे भिजवाए नहीं। ठीक है, उस पैसे को भेजने के लिए यहाँ से एक मिशनरी गई इसके पास, मतलब ऐसे तो नहीं, यहाँ से गया, यहाँ पर नॉर्थन में फ्रंटियर में थे, ग्वालियर में सिंधियास थे। ठीक है, ठीक, ग्वालियर में सिद्धा थे, उनके जो हेड थे उस समय दत्ता जी सिंधिया थे। ठीक है, दत्ता जी सिंधिया। तो दत्ता जी सिंधिया को इन्होंने बोला कि आप जा पैसा वसूल लो उससे। ठीक है, दत्ता जी सिंधिया जाते हैं, ठीक है, पैसा वसूलने के लिए, और उसकी हत्या कर देता है। तब तक एक बुरारी है, दिल्ली में ही है, मुखर्जी नगर के पास जो लोग रहते हैं, काफी तैयारी करने वाले लड़के, वो जानते हैं बुरारी घाट है। बुरारी घाट के सामने इनकी हत्या हो जाती है, दत्ता जी एक्सिक्यूटेड। ठीक ना, एक्सिक्यूट कर देता है कौन, नजीबुद्दौला, सिर काट करके भाले में टांग के घुमाया जाता है उस टाइम पे। ये चीज जो है ना इन्फ्uriएट कर देती है मराठा उसको, और वहां से ये भी चले ही आए थे कि आ गए हैं कि हम तो दिल्ली कब्जा करेंगे, तुमने हटाया था हमको पंजाब से। दिस बिकम्स द कॉज ऑफ डायरेक्ट टसल बिटवीन मराठास एंड अफगान, कि मराठास को लगा कि नजीबुद्दौला ने इसके हाथ से, मतलब अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के प्रोटेज पे, मतलब उसके सह पे दत्ता जी सिंधिया की हत्या की। दैट वाज अ डायरेक्ट चैलेंज टू मराठा पावर, मराठा पावर पर डायरेक्ट थ्रेट था कि भाई तुमने इसको कैसे मारा। ठीक है, सिमिलरली अपोजिट साइड में जो अहमद शाह अब्दाली था, उसका कहना था कि तुमने पंजाब में आके हमारे आदमी को कैसे हटा दिया, तू अपना साउथ में रह, दिल्ली में क्या तेरा हस्तक्षेप। ठीक है, ये दो चीजें मेजर बैटल ऑफ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का इमीडिएट कॉज बनी। ठीक है, इमीडिएट कॉज, कॉज क्या बना, पहला
कि उधर से इसको हटाया गया, क्या कहते हैं, तैमूर को, और शेख हसीना बेग को लगाया गया। किसके तरफ से? राघोबा की तरफ से। राघोबा वापस आते हैं, अफगान वापस आते हैं, दत्ताजी सिंधिया जाते हैं पैसा वसूलने के लिए। उसकी हत्या कौन कर देता है? आपका नजीब उद्दौला। ठीक, दिस वॉज अ डायरेक्ट चैलेंज टू मराठा। मराठा इसीलिए आते हैं, ऐसा नहीं देखो उनको दिल्ली बचाने आना था। ये जो बोलते हैं ना कि क्योंकि बादशाह नहीं लड़ रहा था इसलिए हम लड़ने चले आए, ऐसा नहीं था। जो बेसिक कॉज था ये था कि दत्ताजी सिंधिया की हत्या हुई थी, एंड दैट वाज अ ब्रूटल मर्डर, कि उसके सर को घुमाया था इन्होंने। ठीक है, ये मराठा पावर को एक चैलेंज था कि अगर देख लो भाई, अगर इसको नहीं सुधारा तो कोई मराठा को चौथी नहीं देगा, कोई पैसा नहीं देगा। तुम अपना आदमी को रक्षा नहीं कर पा रहे तब तो हर जगह सिर कटेगा। यहाँ पे दत्ताजी सिंधिया को मार दिया, कल मल्हार होलकर को मार देगा, कल गायकवाड़ को कोई मार देगा। ठीक है, इस तरह से तो मतलब चेन बन जाएगी। ठीक है, तो अब इन्होंने जो है साउथ इंडिया से, अब देखो इंटरनल फ्यूड आना किसको चाहिए था? राघोबा को। लेकिन फिर फैमिली फ्यूड हो जाती है पूना में। पूना इज नोन फॉर इट्स फ्यूड्स। इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए पूना आप जान लो एकदम गढ़ था उस समय। कोई काम वाम नहीं करते थे, सब ये करते थे, एक दूसरे के रोटी छीनने में लगे रहते थे। तो पूना का जो बेसिक काम था ये था। ठीक है, अगर वहां पे सब कुछ ठीक रहता तो मराठा एम्पायर डाउनफॉल नहीं होता। आप याद रखिएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। भले मैंने हार्श वर्ड के इस्तेमाल किए थे, लेकिन पूना के पॉलिटिक्स की यही सच्चाई थी। ठीक है, और सेम सच्चाई यहाँ पर थी दिल्ली में, इसलिए इसका भी बंटागर्द हो गया। जहां पर ये चीज होने लग जाएगी वो चीज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ठीक, तो यहां से पूना से दिल्ली कौन जाते हैं? सदाशिव भाव। ठीक, सदाशिव भाव चिम्माजी के बेटे थे। चिम्माजी अप्पा जो बाजीराव के छोटे भाई थे उनके बेटे थे चिम्माजी अप्पा के। ठीक, सदाशिव भाव जाते हैं। सदाशिव भाव जाते हैं, तब तक मराठाओं कभी हारा नहीं था। एक बात और था, तो सदाशिव भाव के साथ जो है ना पूरी एक महिलाओं की ट्रेन जाती है। क्यों? कि हमें भाई क्या करना है? पिलग्रिमेज, हमें तीर्थ करना है। कहाँ जाना है? कुरुक्षेत्र में स्नान करेंगे। किस लिए? तो 14 तारीख आ रही है। अब देखिए क्या डेट डिसाइड किया इन्होंने, किस्मत कहाँ ले जाती है मैं आपको दिखाता हूँ। 14 जनवरी एक ऑस्पिशियस डे है। ठीक है, हमारे यहाँ संक्रांति मनती है। क्यों? उत्तरायण होता है। तो प्लान क्या था? अब देखो बड़े मन के क्या प्लान है कि भाई उनका तो क्या है, मराठा पावर है। एक रिड्यूस्ड सेना के साथ, उतनी सेना भी नहीं दी गई थी इनको, और कम पैसों के साथ, वो इंटरनल फ्यूड का मैटर है, दैट इज आई वोंट गो इट। आप इतना समझे कि उनके साथ क्या जाते हैं संक्रांति में स्नान करने के लिए। पूना की जितनी भी मतलब मराठा फैमिली के जितने भी एलाबोरेट ऑर्नामेंटेड मतलब जो प्रतिष्ठित महिलाएं थी वो सब जाती हैं। ठीक है, पूरा परिवार उठ करके कि हम नहाएंगे। सिर्फ मेन कुछ एक छूट जाते हैं, लेकिन बहुत सारी औरतें जाती हैं इनके साथ कि हमें स्नान करना है। ठीक है, कहाँ पे? उनके साथ उतना ही कम नहीं था। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इनके तो अलग ही मिलिट्री कैंप्स थे। जैसे मान लीजिए ग्वालियर था, ठीक है, आपका बांदा था। ठीक है, इन सब जगहों पर जो इनकी पोस्टिंग्स थी वहां से भी मराठा महिलाएं चल लेती हैं। पहले तो गांव साथ चलता था कि चलो तीर्थ करना है तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। आपने शायद देखा नहीं होगा, हमने अपने देखा है। हमारे बिहार में छठ होता है, छठ में एक्चुअली देव का छठ बहुत फेमस है बिहार गया के आसपास में। बोलते हैं स्टार्ट ही वहां से हुआ, देव के आसपास चैत का छठ होता है। अब हमने एक बार आप देखोगे तो पूरा गांव उठ के जाता है। एक बार हमारे पिताजी गए थे, बचपन की बात है, एक छोटे से मतलब हमने सोचा कि 5-10 लोगों को लेकर चले जाएंगे। तो एक बार सिर्फ कह दिया गया कि देव है तो पूरा गांव की महिलाएं तैयार हो गई कि हम चलेंगे, आपने कहा है तो हमको चलना है। फिर उसके लिए एलाबोरेट अरेंजमेंट करने पड़े। वैसा ही कुछ मराठाओं के साथ हुआ, ये ले गए और ट्रेन में और भी महिलाएं जुट गए। मल्हारा होलकर ने मना किया। ठीक है, बाद में इन्होंने करा तो सूरजमल थे, सूरजमल जी जो बाद में सोक्राट्स ऑफ जाट कहा जाते हैं, तो सूरजमल जी थे। सूरजमल जी ने कहा कि ये महिलाओं को लेकर आप कहाँ चले आए? ठीक है, तो बोले कि नहीं नहीं हम तो स्नान कराएंगे, होता है कोई दिक्कत नहीं, महिलाएं तो अर्धनारेश्वर भगवान शिव का रूप है तो हम चलेंगे चलेंगे। इस बात को उन्होंने मना किया, बोला कि आप यहीं छोड़ दीजिए। मल्हारा होलकर ने बोला कि तीर्थ वीर्थ करने की जगह नहीं है, क्योंकि अगवान आए हुए हैं और आप समझ लीजिए कि वो इस तरह से महिलाओं को ट्रीट करेंगे नहीं। आप समझिए कि युद्ध का मैदान है, यहाँ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं, सदाशिवराव भाव चल दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, महिलाएं आए साथ में। अब जो
फोर्सेस बने हैं इस तरह से, मैं बता देता हूँ, कि कोई हिंदू राजा भी इनको तैयार नहीं हुआ, सिर्फ सूरजमल तैयार हुए। वो भी बाद में चलेगा। क्यों? सूरजमल का क्लेम था कि दिल्ली हमारा है, जाटों की होनी चाहिए, उनका क्लेम था। अब इनको उन बाइंड नहीं कर पाए। दूसरा कारण ये भी था, कुछ डिस्प्यूट हुआ उनका, लेकिन मेजर कारण था कि वो डिमांडेड दिल्ली, ठीक है, कि अब दिल्ली में बात नहीं, हमें दे दिया जाए, हम रेवेन्यू वसूल किया करेंगे यहाँ से। इन्होंने मना कर दिया। इनका था कि हम तो कोई राजा बैठाएंगे और विल प्ले फॉर दैट। कुछ बात हुई एंड सूरजमल ऑल्सो लेफ्ट। अदर्स जो राजा थे, जिसमें जयपुर था, जोधपुर थे, इनके उन्होंने 5-5 हजार सेना थी इनके पास। ये लोग जाकर के मिल गए उसके साथ, अहमद अब्दाली के साथ। क्यों? ये लोग चोट से परेशान थे कि भाई तू तो चोट लेने पहुंच जाता है, हमको हड़काता है। और इनका जाना कितना घातक होगा अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसे। अब उधर क्या था कि मुस्लिम फोर्सेस सारे कंबाइंड हो गई, जिसमें अवध के नवाब भी शामिल हो गया, अवध शामिल हो गया, ठीक है। अब आप देखो कि अवध शामिल हो चुका है, अफगानिस्तान है ही, और रोहिलाज है ही, ठीक है। अब ये सारे पूरे एक फोर्स बन गए कंबाइंड, ठीक है। इधर से साउथ से आते हैं। इधर से एक चीज था, इनके पास एक मास्टर गनर था, उनका एक पूरा फोर्स था, उनका नाम था इब्राहिम खान गारदी, ठीक है। इब्राहिम खान गारदी, इब्राहिम खान गारदी वॉज अ मास्टर गनर। किसके लिए? इसके लिए, मराठास के लिए। लेकिन इनके पास जो, ये जब जयपुर स्टेट गया ना, तो जयपुर अंबेर के पास एक बड़ा खास चीज था उस समय। क्या था? जम्बूरक्स। जम्बूरक्स क्या थे? स्मॉल कैनन्स दैट कुड बी फुटेड ऑन कैमल्स। इतने बड़े होते हैं। अगर आप कभी जयगढ़ फोर्ट गए होगे, ठीक है ना, 3 फोर्ट है, आप जयपुर जाओगे तो एक नाहरगढ़ है सबसे ऊपर है, उसके नीचे जयगढ़ है, फिर नीचे अंबेर है। तो आप कभी अगर नाहरगढ़ से अंबेर जयपुर फोर्ट में हो, तो वहाँ एक फाउंड्री है, फाउंड्री मान सिंह ने लगवाई थी जब वो अफगानिस्तान गए थे, वहाँ से कारीगर उठा के ले आया था। उन्होंने एक शॉर्ट गन बनाया, इतना छोटा होता है जम्बूरक्स, ठीक है, इतना ही, इतना से ज़्यादा, इतना बड़ा, मतलब एक हैवी वजन वाला आदमी उसको उठा के ले जाके कहीं भी रख सकता है। वो क्या हुआ कि उसने उठा करके मतलब ऊँटों पे उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। एक्चुअली ये टेक्निक बहुत हद तक यहाँ से आई थी, क्या टर्की से आई हुई थी, लेकिन इसका मास्टरी था इनके पास, और ये मास्टरी अफगानों के पास भी था। लेकिन अफगानों को जो सबसे ज़्यादा तो प्रोवाइड किए जम्बूरक्स, वो इन्होंने ही प्रोवाइड किया, जयपुर के राजघाट। अगर वो इनके पास होते तो फिर युद्ध का फैसला कुछ और होता। लेकिन अब चलिए, अभी पहले बता देता हूँ, युद्ध के मैदान पर आ जाते हैं। अब ये लोग यहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही ये पहुँचते हैं, ये जमुना पार भाग जाते हैं। जब स्टार्टिंग में आते हैं तो ये तो फुल फ्लेज के साथ आते हैं, फिर एक लॉन्ग टर्म टैक्टिक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जमुना पार चले जाते हैं। ये लोग जो है दिल्ली जीत जाते हैं, ठीक है, दिल्ली कब्जा कर लेते हैं। मराठा आया, दिल्ली एकदम आराम से कब्जा कर लिया, ठीक है। दिल्ली कब्जा करने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि दिल्ली कब्जा हो गया। बोला हाँ दिल्ली कब्जा हो गया। देखा कि भाई वो तो अवध के नवाब तो उधर मिल गए हैं। बोला हाँ वो तो उधर मिल गए हैं, तो हमारे साथ कौन है? तो हमारे साथ सूरजमल जी। वही बीच में चला जाता है छोड़ करके। सूरजमल जी का जाना और जयपुर और जोधपुर का उधर हो जाना, ये बहुत ही क्रिटिकली घात साबित हुआ। अवध के नवाब को ही मनाया जा सकता था अगर वजीर होने का उसको पेशवा पहले वादा कर देते, तो वादा तो किया ही था, वजीफा चाहिए था उसको, ठीक है, वो उसको मिला नहीं था। तो यही है कि हिस्ट्री में कुछ कुछ चीज़ें बदल जाया करता है, हम तो बदल नहीं सकते हैं। उस जमाने में छोटी सी बात से पूरा इतिहास का कोर्स बदल जाया करता है, हम तो बता सकते हैं आपको। तो आप समझ लीजिए कि होता ये है कि पहले मराठा दिल्ली जीतते हैं, ठीक है, ठीक, ठीक। उसके बाद इससे सटे एक जाके कुंजपुरा करनाल में, अभी फिर करनाल पहुंच गए। देख लो, कुंजपुरा का एक किला है, वहां पे अब्दाली पूरे पैसे वैसे जमा करता था जाने से पहले। फिर सदाशिव भाऊ उसको भी लूट लेते हैं, पूरा किला ढा देते हैं। और जिस बंदे ने इनका सर काटा था दत्ता सिंधिया, वो उसी में छुपा था, उसको पकड़ करके सर कलम कर देते हैं। कुछ लोग क्या है, जमुना में जंप करके उधर चले जाते हैं। उस साल जमुना में इतनी बारिश हुई थी कि जमुना फ्लडेड थी, बहुत ऊंचा था, मतलब जैसे इस साल बारिश हुई है कि मतलब पानी का कोई था नहीं लगता, उस तरह से उस साल भी बारिश हुई थी, और मानसून पहले आ गए थे। अब ये अपोजिट में था, ये इसके साथ चलते चलते यहाँ पीछे आ गया ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहता था कि ये सिखों से मिल जाए, ठीक है। जस्सा सिंह अहलूवालिया ये सब थे उस समय,
जो सिख मिसल थे उनकी चलती चल रही थी, और वो वेटेंड एनिमी थे, लेकिन वो उन्होंने भी मदद नहीं करी, इस वॉर में नहीं है। अब आप सोचिए कि ये लोग करनाल चले गए और करनाल से फिर वापस आ गए, कहाँ, पानीपत। ये गलती करी, इनको सिखों के एरिया में जाना था, वो जा ही रहते तो आगे लेके जाते थे ट्रैक, लेकिन वो ना करके ये वापस आ गए पानीपत में, मतलब 150 किलोमीटर पीछे। 300 किलोमीटर ऊपर गए थे, 300 किलोमीटर नीचे दिल्ली है, बीच में 150 किलोमीटर पर पानीपत में फोर्स कर देते हैं। और पानीपत से थोड़ा पहले बागपत के पास बोलते हैं ऐसे कि बागपत के पास जो है एक गुज्जरों का गांव है। तो क्योंकि ये लोग जाते थे तो गांव से रिसोर्सेस वसूलते थे, तो गांव वाले तो चाहते थे कि हमें छोड़ के भागो, तुम भैया हमें छोड़ो और जाओ। तो गांव वालों ने बोला कि सरदार हमें काहे परेशान कर रहे हो, हम आपको रास्ता बताते हैं जमुना पार करने का। अहमद साहब ने बोला क्या, बोले पार कर सकते हैं, बोला हाँ, बोले चलिए जमुना दिखाया, बोला हाँ, बोला जमुना यहाँ से पार हो जाएगा हुजूर। बोले कैसे, इतना चौड़ा जमुना यहाँ, बोला हाँ यहाँ चौड़ा जरूर है लेकिन यहाँ गड्ढा नहीं है, मतलब, बोले कमर भर तक पानी आता है, बहुत ज़्यादा तो यहाँ गर्दन तक आएगा। बोले पार करके दिखाओ। एक आदमी ने पार करके दिखा दिया पैदल। हाँ, तब तो अहमद साहब ने बोला हाँ यार ये तो हो सकता है। वहाँ पर ये लोग, अहमद साहब अली पार कर जाता है पूरा, उसमें कुछ तोपे ओपे डूब जाती है, लेकिन अहमद साहब अली वहाँ से जमुना क्रॉस कर जाता है। अब जैसे ही वहाँ से जमुना क्रॉस करता है, आप समझ लो कि इनकी पूरी स्ट्रेटेजी लाइन चौक हो जाती है। क्यों, मैं बता रहा हूँ आपको, इनकी स्ट्रेटेजी यहाँ से इसलिए गलत हो जाती है क्योंकि देखिए, इधर है पानी, दिल्ली यहाँ है, पानीपत यहाँ है, ठीक है, करनाल यहाँ है। अब आप जो है ये यहाँ पर खड़े हो गए और आप यहाँ खड़े हो गए, इसको इधर जाना है और इसको इधर जाना है, दोनों एक दूसरे का रास्ता रोक के खड़े हो गए। कि आप बस कुछ दिन, मतलब अब ये महीनों खड़े रह गए, ऐसा नहीं है कि आए अब पूरा बैठ गए हैं। मतलब 61 में बैटल हो, 14 जनवरी सॉरी 14 जनवरी 1761। 1761 को बैटल होता है, 14 जनवरी 1761 को, ठीक है। लेकिन उससे पहले 6 महीना से ये लोग इधर उधर इधर उधर बस जा रहे हैं। अंत में आकर के जून जुलाई के आसपास ये लोग यहाँ पड़ाव लगा देते हैं, जुलाई अगस्त के आसपास, कि बस अब ठीक है, अब वेट एंड वॉच होगा, अब इंतजार चालू होगा, ठीक है। अब ये इधर से इधर पार कर जाता है। अब दोनों जब पार कर जाते हैं तो वहाँ बैठ गए सितंबर के आसपास कि चलो अब बैठ गए, कुछ ना, अब तो बैठा जाए भाई। ये इधर खड़ा, ये अब इनके पास सूरजमल नहीं है, किनके पास, मराठा के पास। अगर सूरजमल जी होते तो ये ये जो आप एरिया है ना, जो करनाल या इसके आसपास का जो भी एरिया है, खास करके पानीपत का पूरा एरिया जाट बेल्ट है, तो इनको खाने की कोई कमी नहीं होती। लेकिन क्योंकि सूरजमल जी हट गए थे, इनके पास, मराठों के पास खाने की कमी हो गई, रसद की भयंकर कमी। अब उस कमी के कारण आप सोचो कि इनके साथ 1 लाख 1.5 लाख आदमी है, आधी महिलाएं हैं इसमें, 1 लाख के आसपास तो फैमिली ही है, 50 फैमिली, बच्चे, महिलाएं, यही है, पूरा ट्रेन है। अपोजिट में ये है, लेकिन इनके पास एनएचएस हैं, कुछ वैश्याएं होती थी, कुछ ऐसे मनोरंजन के लिए महिलाएं होती थी, लेकिन वो कम थे, पूरा ट्रेनिंग था इनका, ठीक है। वो इधर खड़े हैं, आप इधर खड़े हैं। अब ये इंतजार क्या कर रहे हैं, सुनिए, कि अब अटैक तो होगा नहीं, बहुत दिन रुके, पहले देखा रसद खत्म हो गया। एक और चीज बताता हूँ, मान्यताएं कहाँ खतरनाक हो जाती है। पहली मान्यता तो थी कि जाके स्नान करेंगे, कब, 14 जनवरी को स्नान करना था, उत्तरायण के दिन, ठीक है। अब इनका राशन खत्म हो रहा है मराठाओं का, लेकिन ये इंतजार कर रहे हैं 14 जनवरी का फिर, कि हम बैटल तो 14 जनवरी को करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई उसी दिन एक ऑस्पिशियस डे है, पंचांग देखा कि अब लड़ाई करती थी, और उधर तो भाव साहब थे ही, ठीक है। यहाँ इब्राहिम खान गारदी ने बोला कि लड़ाई कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं, खाना खाना कसम खा के लड़ेंगे। अगर आप उसी की जगह 21 दिसंबर के आसपास फाइट करते हैं, ठीक है, तो आप सोचिए कि 21 और 14 में जो है ना, 24 दिन का अंतर है। 24 दिन, 1.5 लाख लोगों का खाना, अगर आदमी बचे तो कितना होगा, 1.5 लाख आदमी, समझते हैं। आप सोचिए कि 1.5 लाख आदमी को इन्होंने स्टार्व कराया इतने दिन ले जा करके, यही गलती थी।
अगर लड़ना ही था, मरने के लिए ही लड़ना था, तो आदमी को पहले लड़ना चाहिए था। कम से कम जानवर नहीं मरते, भूखे लोग नहीं रहते, कुछ स्ट्रेंथ के साथ लड़ा जाता, 1-2 दिन का रसद ही बाकी होना चाहिए था। अगर 21 दिसंबर के आसपास, जो आपके डेट में बोलते हैं हम लोग, कि उस दिन सूरज वापस फ्लिप कर जाता है, ठीक है, तो लेकिन अब ये तो मान्यताओं की बात थी। इसी दिन इन्होंने चुना, सुबह 4 बजे ये लोग अंतिम मील किया था, बस पानी वानी पी के जस्ट जैसे चलते हैं कि भाई सब ठीक है। सुबह 4 बजे निकले एंड दे गॉट इन ट्रैप। लेकिन इतने भी आसानी से मराठा नहीं आ रहे। मराठा जो इन्फेंट्री थी वो बहुत लाइट एंड फास्ट थी, ठीक है, इतनी लाइट एंड फास्ट थी कि मतलब अब्दाली के पास उसका जवाब नहीं था। लेकिन अब्दाली के पास कुछ और था, जैसे मैंने बताया जम्बूरक, ठीक है। अब मराठा के पास एक कमी भी थी, मास्टर गनर तो थे इब्राहिम खां गारदी, डी बुशी के स्टूडेंट थे। डी बुशी कौन थे आपको बताऊंगा जब कर्नाटिक वार होगी तो, ठीक है। एक फ्रेंच जनरल थे, उनके स्टूडेंट थे, डिसाइपल थे, ठीक है। हाँ, वो निजाम शाही से लेकर के इन्होंने लाया था, ठीक है, बैटल ऑफ यदगिरी पे, ठीक है, वो आप उसमें मत जाइए। लेकिन आप समझिए कि एक मास्टर गनर, इंडिया में इब्राहिम खान गारदी का कोई जवाब नहीं था, पूरे दुनिया में बोलते हैं उस समय बहुत ही टॉप के मास्टर गनर थे, ठीक है। इब्राहिम खान गारदी को लेकर के आए, ठीक। और लेकिन इब्राहिम खान गारदी की एक मजबूरी थी कि उसके पास लिमिटेड गन पाउडर थे। गन पाउडर तो उधर भी लिमिटेड था, ऐसा नहीं था कि उधर कोई अनलिमिटेड गन पाउडर था, लेकिन उनके पास छोटी तोपें थे, इनके पास बड़ी तोपें थे। बोलते हैं फर्स्ट राउंड में जब तक इब्राहिम खान गारदी की तोपें चली, मतलब जो उसने फॉर्मेशन बैठा रखा था, तब तक तो मतलब फर्स्ट हाफ में तो मराठा उसने हालत खराब कर दी इनकी इनकी इन्फेंट्री में। लेकिन इनके पास सेकेंड लाइनअप नहीं था। फिर दूसरा, मल्हार राव जैसे लीडर जो हैं, उनको स्केप के लिए कहा गया था महिलाओं को लेकर, जो स्केप भी कर गए। तो एक बड़ा फ्रंट तो लड़ा ही नहीं, उसका काम तो बस ये था कि महिलाओं को बचा के निकल लेना है, ठीक है, बस। अब उसमें सारे लोग मर गए। अब वार की हिस्ट्री बताऊंगा तो बहुत डीप हो जाएगी, बस आप ये जान लीजिए कि जम्बूरक ने मतलब घूम घूम के उसका निशाना वो लोग लगाते थे, उसके कारण एक मेजर बैटल में लॉस हुआ, नहीं तो और सारी जवाब इन्होंने दे दिया था। लेकिन फाइनली क्रस्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, और लगभग सारे मराठा जनरल्स मार दिए जाते हैं। मल्हार होलकर वहां से लेकर निकल जाते हैं महिलाओं को, जो उनको आदेश था सदाशिव भाऊ का, ठीक है। उसके बाद उनके साथ एक अलग कहानी है, मराठाओं का एक अलग इतिहास है। उस पूरे बैटल में एक आदमी बचता है, बहुत सारे लोग बचते हैं, लेकिन एक आदमी बचता है जो घायल अवस्था में बचता है, जिसका नाम है महादजी सिंधिया, ठीक है, महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया जो बचते हैं, ही टर्न्स आउट टू द रियल हीरो फॉर नेक्स्ट 30 years इन नॉर्थ इंडिया। जब तक वो रहते हैं तब तक किसी का पैर जमने नहीं देते हैं, मतलब सारे मराठा लॉसेस को गेन से बदल देते हैं। इसकी कहानी हम बाद में करेंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि 14 जनवरी को जो है मराठा हारते हैं, और बुरे हाल में हारते हैं। ऐसा हारते हैं कि मतलब उसका फिर भरपाई हो नहीं पाती, क्योंकि ज़्यादा जो मेजर जनरल्स मार दिए जाते हैं, सारे लोग मर जाते हैं, और उसके साथ मराठा का डिक्लाइन होता है। और अब्दाली को भी कुछ नहीं मिलता। अब्दाली उस लड़ाई को जीत करके वापस अफगानिस्तान चला जाता है। फिर से उसने शाहजहां टू को रिस्टेट कर देता है, याद रखिएगा, शाहजहां टू, वो वाले शाहजहां ने शाहजहां टू को आफ्टर द बैटल जो है ना, शाहजहां टू को रीइंस्टेट कर दिया जाता है। आप याद रखिएगा 12 साल शाहजहां जो है आ नहीं पाए दिल्ली, क्यों, नजीबुद्दौला का इतना टेरर था, ठीक है। और उसके बाद जो है शाहजहां टू नहीं हुए, और फिर से वो जो है रीइंस्टेट करके जाता है दो ही आदमी को, जिसका नाम था इमादुद्दौला, फिर से वही ये वजीर बनता है, ठीक। और दूसरा नजीबुद्दौला, ये वापस से मीर, सॉरी मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया, लिटिल सॉरी, मीर बख्शी, ठीक है। तो ये मीर बख्शी वापस से बनता है, ठीक है, ठीक, मीर बख्शी वापस से बन जाता है, ठीक है। नवाब अहमद को भी कुछ नहीं मिलता है, ऐसे ही टन टन गोपाला। इनफैक्ट
नजीबुद्दौला उसको मर्डर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रेजिकली एस्केप कर जाता है, वो दरबार में आता ही नहीं, तो बोलता है कि तुझे मार दूंगा। ये एक अलग है। तो बुरे काम का बुरा नतीजा, ठीक है। नजीबुद्दौला गुंडा रह ही जाता है दिल्ली पर 12-14 साल, 15 साल इन्होंने मतलब अच्छे से, उसकी हालत फिर ख़राब करते हैं बाद में महादजी सिंधिया, ठीक है ना। वो स्टोरी इसके बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप जान लीजिए कि पानीपत की लड़ाई में होता कुछ नहीं है, होता बस ये है कि मराठाओं को डाउनफॉल हो जाता है, अब्दाली वापस से वहाँ चला जाता है, उसको भी कुछ गेन नहीं होता, अफगानिस्तान को भी कोई ऐसा गेन नहीं होता है कि मतलब दिल्ली पर राज कर लिया। गेन इसमें सिर्फ नजीबुद्दौला का होता है, ठीक है। नजीबुद्दौला और उसका इमादुद्दौला, ये दोनों वापस से फिर से एकदम टाइट हो जाते हैं। लॉस पूरा पूरी इसमें किसका होता है, तो वो है आपका मुगल्स का। मुगल्स आर नोवेयर नाउ, इंडियन पॉलिटिक्स में एकदम ख़त्म हो जाते हैं। इसकी मैं विराट से बताऊंगा, लेकिन माइन्यूट में सुन लीजिए, 2 मिनट में स्टोरी को मैं एंड करता हूँ। आप समझिए कि अब क्या होता है। अब क्या होता है, वेल्थ तो कुछ रहा नहीं, दिल्ली इज़ अ डिक्लाइन सिटी, ठीक। मराठास का डिक्लाइन हो जाता है, वो अपने आप को कुछ समय के लिए नहीं, बहुत ही समय के लिए, जब तक महादजी सिंधिया स्ट्रांग नहीं हो जाते तब तक वो अपने आप को कन्फाइंड करते हैं, मतलब लोकल पॉलिटिक्स में 12 भाई राज करने लग जाते हैं, उनका डिक्लाइन होता है। लिटरली रूप में अगर देखेंगे तो मराठास का डिक्लाइन होता है, एक्सेप्ट महादजी सिंधिया जो 30 साल तक मतलब मराठाओं का झंडा बुलंद रखते हैं, ठीक है, ठीक। और मुगल रूलर्स नोवेयर, ख़त्म, कहानी उनकी प्लेन हो जाती है। आलम ये रहता है कि उसके बाद शाह आलम बनता है, शाह आलम भी नहीं आ पाते राज में, बहुत सालों तक घूमते रहते हैं अंग्रेजों के साथ साथ। 1803 में जा करके 1803 में जा करके वो दिल्ली आते हैं, बैटल ऑफ पड़पड़गंज के बाद अंग्रेज लेकर के आते हैं, जब मराठाओं को कब्जा से हटवाते हैं दिल्ली को, ठीक है, अंग्रेज 1803 में। इसके बीच, इससे पहले क्या हो चुकी होती है, इससे जब बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 में प्लासी हो चुकी होती है, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होना रहता है। तो ये सब चीज़ें आगे आएगी, इसको मैं बहुत डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन आप इस तरह से समझ लीजिए कि लेटर मुगल्स में ये हिस्ट्री जो है एकदम ख़त्म हो जाती है, आगे कोई राजा किसी काम के नहीं। अकबर सेकंड होते हैं, जो आपका पेंशन के लिए जो है इनको राजा की उपाधि देते हैं, क्या नाम है, राजा राम मोहन रॉय को अपना एम्बेसडर बना के इंग्लैंड भेजते हैं, और अपना पेंशन बढ़वा लेते हैं 30,000 पाउंड उस जमाने के हिसाब से। तो आप बस यही रह जाता है लास्ट में, बहादुर शाह जफर, उनका भी कोई स्टोर नहीं रहता है। तो नॉर्मली ये सारे मैं बता दूंगा इसके बाद जब स्टोरी शुरू होगी तो, लेकिन आज के लिए इतना एंड करते हैं। तो आपने 1707 से लेकर के 1761 तक की हिस्ट्री देखी मॉडर्न इंडिया की, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट बैटल्स थे, कई इंपॉर्टेंट किंग्स थे, 2-3 इंपॉर्टेंट किरदार थे, लेकिन यही है, क्या करें, डिक्लाइन तो होना था उस समय। रॉटन स्टेट ऑफ पॉलिटिकल अफेयर गिव वे टू अ न्यू इंडिया, व्हाट आई कैन से इन लास्ट, ठीक। तो इसी के साथ मैं आज लेक्चर एंड करता हूँ, जिससे ज़्यादा लेक्चर एंड नहीं हो, ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, अगले में कुछ और बात करेंगे, टेक केयर, बाय।